एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर से आपका स्वागत है नीट मेड इजी के ऊपर, जहां पर आपकी नीट को सच में आसान बनाया जाता है। आज मैं नीट को आसान बनाने के लिए एक चैप्टर लेकर आई हूँ, एनिमल किंगडम, जो बहुत टफ लगता है। मुझे पता है सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है और मन करता है कि यार ना ही पढ़े तो अच्छा है, क्योंकि यार इतने सारे एग्जाम्पल्स है कि ख़त्म ही नहीं होते। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि मुझे भी बहुत टफ लगता था जब मैं पढ़ती थी। तो यार इसी को थोड़ा आसान बनाने के लिए मुझे लगता है कि ऐसे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए हमें फ्लो चार्ट्स बना लेनी चाहिए, माइंड मैप्स बना लेनी चाहिए, जिनको हम फटाफट से क्विक रिवीजन में यूज़ कर सकें। राइट, मेरा नाम है एकता सोनी। आज हम स्टार्ट करते हैं इस एनिमल किंगडम को और ख़त्म करते हैं पूरे एक ही लेक्चर में। आपको पूरा वन शॉट मिलेगा इस चैप्टर का विथ माइंड मैप्स, ठीक है। तो बच्चों प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी खोल लेना। एनसीईआरटी के हिसाब से मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ बताऊंगी। हर एक एग्जाम्पल को कवर करते हुए हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। प्लीज़ पूरा कंसिस्टेंटली इस लेक्चर को देखना। अदरवाइज अगर आपको बीच में छोड़कर जाना है, आप प्लीज़ बिल्कुल चले जाइए, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी। लेकिन जो भी बच्चा देख रहा है, कंटिन्यूटी के साथ में ज़रूर देखना। आपके यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन सही होगा, दैट आई कैन गारंटी यू, ठीक है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यार देखो, सबसे पहले ये जो चैप्टर की शुरुआत होती है वो है बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये चैप्टर क्योंकि बहुत बड़ा है तो इसको ना अपन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि एनिमल किंगडम में हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, क्लैरिटी हो हमारे दिमाग में। एनिमल किंगडम में हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स के बारे में, राइट। जैसे हमने लास्ट एक लेक्चर लिया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमने बात करी थी कि आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम्स डिस्क्राइब किए थे, राइट। पहला किंगडम था मोनेरा, जिसमें सारे प्रोकैरियोट्स को रखा गया था। दूसरा प्रोटिस्टा था, जिसमें सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट को रखा गया था। फिर फंजाई था, जिसमें सारे मल्टी सेलुलर को रखा गया था, जिनके पास लूज टिश्यू था। एंड उसके बाद में इन तीनों को हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में खत्म कर दिया था, 3 किंगडम को। एक किंगडम प्लांट किंगडम आता है, जो कि चैप्टर नंबर आपका 3 है इस यूनिट का। तो वो वाला प्लांट किंगडम का भी मैं आपको वन शॉट करवाऊंगी। और फिर है एनिमल किंगडम अपने पास है, 5वां किंगडम, राइट। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं। कितने टाइप के एनिमल्स हैं, उन सबको क्लासीफाई हमने करा हुआ है एक प्रॉपर मैनर के अंदर, राइट। तो हमने किस बेसिस पे क्लासीफाई किया है, जैसे कि अगर मान लो मैं तुम्हें बहुत सारे कॉपीज़ दे दूँ या बहुत सारी चीज़ें पेपर्स दे दूँ, लेट्स सपोज वो पेपर अलग अलग कलर के हैं। आपके पास वाइट कलर के पेपर भी हैं, ब्लैक कलर के भी है, ब्राउन कलर के भी है, पिंक कलर के भी हैं, राइट। तो मैं तुमको बोलूँ कि यार इन पेपर्स को ना अलग अलग करके रख देना, तो तुम अलग अलग किस बेसिस पे करोगे? कलर्स के बेसिस पे, कि यार ये ब्लैक ब्लैक वाले एक साइड रख देते हैं, पिंक पिंक वाले एक साइड रख देते हैं, ब्राउन ब्राउन वाले एक साइड रख देते हैं, है कि नहीं? ऐसे तो हम करेंगे। तो ऐसे ही हम क्लासिफिकेशन, जब भी हम किसी चीज़ को क्लासिफाई कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं, हमें किसी बेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे वहाँ पे हमने कलर का बेस लिया, तो यहाँ हमें एनिमल्स को ऐसे ही क्लासिफाई करना होता है। कुछ एनिमल इस ग्रुप में, कुछ एनिमल उस ग्रुप में। तो वो ग्रुपिंग जो करते हैं ना, वो किसी बेस पर होती है, ठीक। और वो बेसिस जो होते हैं वो इस चैप्टर की शुरुआत में आपको बताए जाते हैं। नंबर 1 बेस आपको बताया जाता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक आपको बताया जाता है सिमेट्री, एक आपको बताया जाता है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, एक है सिलोम, एक होता है सेगमेंटेशन और एक होता है नोटोकॉर्ड। आपके पास में इस तरीके से 6 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी का लेवल क्या है। दैट मीन्स कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल वाली है, या एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी टिश्यू वाली है, या एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी ऑर्गन वाली है, या टिश्यू ऑर्गन ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लिया है। किस तरीके की बॉडी एक्चुअली एक ऑर्गेनिज्म के पास में है, तो उस हिसाब से हम उसको क्लासिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। सिमेट्री के हिसाब से, कि एक ऑर्गेनिज्म को मैं, हो सकता है ऐसे ऑर्गेनिज्म हो मेरे पास कि चाहे मैं उसको कहीं से भी काट लूँ, वो कभी भी 2 हिस्सों में, बराबर हिस्सों में मुझे टूटकर नहीं दिखेगा। मतलब मैं अगर इसको ऐसे काटूंगी तो वो एनिमल 2 हिस्सों में नहीं टूटेगा। अगर मैं इसको ऐसे काटूंगी तो भी 2 हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में नहीं कटेगा। 2 हिस्से तो बन जाएंगे बट वो इक्वल नहीं बनेंगे। तो वो मतलब मैं ऐसे बोलूँगी कि उसमें सिमेट्री है ही नहीं, वो एसिमेट्रिकल है। तो वही बात है बच्चों, ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जिसमें सिमेट्री होती नहीं, चाहे तुम उसको कहीं से भी कट कर लो, वो इक्वल हिस्सों में कहीं से भी कटते नहीं हैं। साथ ही में बच्चे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी रेडियल सिमेट्री होती है, जिसमें आप किसी भी प्लेन से काटोगे, आप इस तरीके से रेडियस के अकॉर्डिंग आप उसको काटो, वो 2 इक्वल हिस्सों में कटेंगे। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको आप बाइलेटरल सिमेट्री होती है, कि आपको एक पर्टिकुलर प्लेन ही होता है, उस पर्टिकुलर प्लेन से अगर काटोगे तो ही वो 2 हिस्सों में कटेगा। तो आप टेंशन नहीं लो, सारी सिमेट्री के बारे में मैं एकदम अच्छे से डिटेलिंग में बताऊंगी, फिलहाल के लिए जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं। फिर डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक की, यार ये क्या होता है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ क्या होता है।
किसी में 2 लेयर होती, किसी में 3 लेयर होती, इस हिसाब से हमने क्लासिफाई किया है। किसी में सिलोम के हिसाब से सिलोम सच्ची है या झूठी है ना, किस तरीके की है या है ही नहीं, उस हिसाब से हमने किया है। सेगमेंटेशन के हिसाब से किसी ऑर्गेनिज्म में तुमने देखा होगा कि टुकड़े बने हुए होते हैं, उनके सेगमेंटेशन होता है ना। जैसे कभी आपने केचुआ देखा हो तो केचुए की बॉडी के ऊपर इस तरीके से आपने देखे होंगे, सेगमेंटेशन देखा होगा, तो वो सेगमेंटेशन के हिसाब से भी हमने क्लासीफाई किया होता है और नोटोकॉर्ड के हिसाब से किया होता है। तो इस तरीके से हमने क्लासिफाई किया होता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यार, देखो ये मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे देती हूँ इस लेक्चर का डिस्क्लेमर ये है कि यहाँ पर मैं आपको फ्लो चार्ट की मदद से ये चैप्टर कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप बिल्कुल फास्ट ट्रैक रिवीजन कर सके अपना। दिस इज जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस। अगर आप बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं तो शायद आपको इतना समझ में ना आए, बिल्कुल पहली बार पढ़ेंगे तो आपको डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। वो डिटेलिंग यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, बट हाँ आपको बिल्कुल क्लियर कट में आपको क्रिस्प चीज़ें जो है यहाँ पर बताई जाएंगी, एक भी चीज़ मिस नहीं करी जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यार किसी भी ऑर्गेनिज्म में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिर्फ सेल हो सकता है कि उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल्स ने मिलकर टिश्यू बना लिए हो सकता है कि उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इन टिश्यू ने मिलकर हमारे ऑर्गन बना लिए हो, और या हो सकता है ऑर्गन सिस्टम बना लिए हो। तो जिनके अंदर सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, जिसमें इसकी बॉडी में सिर्फ एक सेल ही मिलती है, इसकी बॉडी क्या है, सिर्फ एक सेल ही है, तो वो होता है बेटा पॉरीफेरा के अंदर, ठीक है। पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। टिश्यू लेवल की बात करें तो जब सेल्स आपस में जुड़कर टिश्यू बना दे तो वहाँ पर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। दैट मीन्स कि निडेरियंस एंड टीनोफोर। निडेरियंस को हम सिलेंट्रेट्स भी बोलते हैं, तो सिलेंट्रेट और टीनोफोरा में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल की, तो यहाँ पर आपको ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दिखाई देते हैं, है ना। टिश्यू से आगे बढ़कर थोड़ा और जाएंगे तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज से कुछ साल पहले बच्चों ये जो स्मार्टफोन्स थे ये रिलीज़ नहीं हुए थे, इतने ज़्यादा लोग यूज़ भी नहीं करते थे। ज़्यादातर लोग यूज़ करते थे बिल्कुल वो नोकिया वाला जो बटन वाला फ़ोन आता ना, वो यूज़ करते थे। मैं भी जब हॉस्टल में रहती थी वही यूज़ करती थी, है ना। मोस्ट ऑफ द लोग वही यूज़ करते थे, सबके पास नोकिया वाला और उसके प्रेजेंट फ़ोन रहते थे, है ना। किसी के पास में वो, मेरे को याद है कि वो ऐसे से करके खोलने वाला फ़ोन भी होता है ना, जिसमें नीचे बटन होते हैं ऊपर स्क्रीन होती है, वो ऐसा फ़ोन भी था। मुझे काफ़ी ज़्यादा उसका वो था कि यार काश मेरे पास वैसा फ़ोन हो, है ना। तो वही बात होता है यार, जिस टाइम पर जो चला हुआ होता है, जिसका ट्रेंड होता है, उसी का मन करता है कि यार ये वाली चीज़ मेरे पास भी हो, है ना। वही चीज़ है। तो वही बात है बेटा, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ऐसा ही है कि जो सबसे पुराने, जो सबसे प्रिमिटिव, सबसे एकदम ऐसे ऑर्गेनिज्म ना जो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, उनके पास में सेलुलर लेवल का ही ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके पास ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है। तो एडवांस चीज़ें नहीं होती, दैट मीन्स कि उनके पास सेल मिलेगी खाली, फिर सेल से आने लगे धीरे धीरे टिश्यू। मार्केट में टिश्यू का सीन आया तो टिश्यू के लिए सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोर्स ही आए थे। एंड उसके बाद में बच्चों जो टिश्यू के बाद में टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाने लगे, ऑर्गन सिस्टम बनाने लगे, ये वाला सिनेरियो जो था ना वो आगे जाके और आपके सामने आया कब, थोड़ा और हम आगे डेवलप हुए तब। तो डेवलपमेंट भी आप ऐसे ही काउंट करिए कि पॉरीफेरा सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे और प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं पॉरीफेरा। छोटे तो नहीं बोल सकते बट हाँ प्रिमिटिव हैं, पुराने हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी है इनके अंदर, ठीक है। और जो हमारे टिश्यू लेवल होते हैं बच्चों, जिनके अंदर टिश्यूज़ प्रेजेंट होता है, ये थोड़े से और ज़्यादा एडवांस होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हुए और ज़्यादा एडवांस होते हैं, ठीक है। तो प्लेटी हेलमिंथेस से लेके कॉर्डेटा तक आपके पास में इसी तरीके का सिस्टम मिलता है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि ऐसा ऑर्गन सिस्टम जिसके पास में ऑफ डिफरेंट एनिमल शोज कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे क्योंकि देखो आपको पता है ना कि जैसे मार्केट में स्मार्टफोन्स आए, स्मार्टफोन्स में आपके पास में देखो अलग अलग टेक्नोलॉजी के फ़ोन्स आ गए। कुछ ऐसे फ़ोन्स हैं जिनके पास में कैमरा बहुत अच्छा है, कुछ ऐसे फ़ोन्स हैं जो चलने में बड़े स्मूथ हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके से उनके अंदर अपनी अपनी क्या आती है, स्पेशलिटी आ जाती है ना, टेक्नोलॉजी की स्पेशलिटी आ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे शो करने लगते हैं वो। तो वही बात है यार, ऑर्गन सिस्टम जब तक आने लगा ना, ऑर्गन सिस्टम सबसे एडवांस टाइप के एनिमल्स में आया, प्लेटी हेलमिंथेस से लेके कॉर्डेटा के अंदर। प्लेटी हेलमिंथेस में ऑर्गन होता है और एस्क हेलमिंथेस से लेके कॉर्डेटा तक सब में ऑर्गन सिस्टम होता है। तो ये ऑर्गन सिस्टम जो था ना, सब में कॉम्प्लेक्सिटी शो करने लग गया कि भाई ऑर्गन सिस्टम, जैसे ऑर्गन सिस्टम डेवलप होगा, जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, वो एक ऑर्गन सिस्टम ही तो है। तो ये ऑर्गन सिस्टम जो होता है ना, वो किस तरीके से डिफरेंट होता है हमारे पास में,
जैसे हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है सेम टू सेम डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है बाकी के एनिमल्स में भी। ऐसा नहीं है कि एस्केलमेंथी से डाइजेस्टिव सिस्टम आना शुरू हुआ तो वहाँ से लेके कॉर्डेटा तक जब तक आया आपके पास में डाइजेस्टिव सिस्टम वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड मतलब बिल्कुल सेम था सब में, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, राइट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना वो जैसे आना शुरू हुआ लेट्स सपोज एस्केलमेंथीज में आया, तो एस्केलमेंथीज में जो डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा उससे कहीं ज़्यादा एडवांस कॉर्डेटाज में मिलेगा। ये सेम वही बात है बच्चों जो पहली बार किसको देखा, आईफोन को देखा था, है ना। तो सब लोगों के मन में ऐसा हो वाह भाई क्या फ़ोन है ना। तो आईफोन 7 को आज अगर आप आईफोन 14 से मैच करते हैं तो आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा और लगता है, आईफोन 14। क्यों? क्योंकि यार उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करी हैं, काफ़ी मॉडल वाइज चेंज कर दिया है, कैमरा काफ़ी चेंज कर दिया है, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई है। आईफोन 7 में कुछ था नहीं इतना। तो कॉम्प्लेक्सिटी ना बच्चों चेंज होती रहती है सब में। ऐसा नहीं कि आईफोन आया तो आईफोन सारा सेम ही है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी आए हैं वो सारे आईफोन सेम है, ऐसा नहीं है। आईफोन सारे अलग अलग हैं। वैसा ही ऑर्गन सिस्टम आया ज़रूर बट ऑर्गन सिस्टम सब में सेम नहीं होता है। ये एस्केलमेंथी से धीरे धीरे डेवलपमेंट होते कॉर्डेटा तक पहुँचे ना तो वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी आती गई। जितना ज़्यादा एडवांस एनिमल होगा बच्चे वो उसकी बॉडी उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। ह्यूमन बींग्स इस धरती पे सबसे ज़्यादा एडवांस है। ह्यूमन बींग से ज़्यादा एडवांस इस धरती पे कुछ भी नहीं आया अभी तक, ठीक है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में अगर उससे ज़्यादा एडवांस कुछ नहीं आया दैट मीन्स कि ह्यूमन बींग मोस्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी भी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। अगर हमारी कंपैरिजन एक पॉरीफेरा से की जाए तो पॉरीफेरा इज जस्ट अ स्पॉन्ज। उसकी बॉडी जो होती है बच्चों एक सेल की होती है, लेकिन हमारी बॉडी में वैसी बहुत सारी सेल्स हैं, करोड़ों मिलियन पता नहीं कितनी खरब सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, राइट। इतनी सारी सेल्स से हमारी बॉडी बनी है और पॉरीफेरा बेचारा खाली एक ही सेल का है। तो कॉम्प्लेक्सिटी है कि नहीं? जितना ज़्यादा एडवांस होगा उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो वही बात है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है। कई जगह पे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कई जगह पे ये इनकम्प्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पता है कि एलिमेंट्री कैनाल मिलती है हमारे पास, राइट। वो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एक पाइप है पूरा का पूरा, ठीक है, जो आपके मुंह से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होके पूरा एंड तक जहाँ पर आपका डाइजेशन खत्म होता है एनस तक, वहाँ तक चलता रहता है। ये पाइप अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मुड़ा रहता है। जैसे कि ये पाइप यहाँ से निकला तो ये फूड पाइप के रूप में चलेगा, एज अ पाइप ही रहेगा। फिर जैसे पेट में आता है तो यह जो स्टमक होता है ये पाइप इस तरीके से अपना शेप ले लेता है, स्टमक का शेप ले लेता है। फिर ये पाइप घूमता है, फिर जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ऐसे ऐसे करके कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना लेता है। फिर ये पाइप अपना अलग शेप लेता है, यू नो लार्ज इंटेस्टाइन बना लेता है, लार्ज इंटेस्टाइन का शेप ले लेता है। तो ये पाइप अपना अपना शेप लेता जा रहा है, ठीक है। माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक खत्म होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल। गॉट इट? सो आपके पास क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं बच्चों की, लेट्स सपोज कि ये उनकी बॉडी है, ये उनका क्या होता है? माउथ होता है। तो माउथ में खाना खाएंगे, डेफिनेटली माउथ से खाना खा रहे हैं सब लोग, और माउथ से खाना खा के निकालना कहाँ से चाहिए बच्चों? लेट्स सपोज कि ये क्या है? एनस। तो दिस इज कॉल्ड एनस, दिस इज कॉल्ड माउथ। खाना माउथ में खाया जाएगा और एनस से बाहर निकाला जाएगा। तो ये होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दैट मीन्स कि उसमें 2 ओपनिंग्स होंगी, माउथ से माउथ से खाया जाएगा, सॉरी बच्चों कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, माउथ से खाया जाएगा, एनस से निकाला जाएगा, ठीक है। ऐसा काम हम करते हैं। ओके जी। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बच्चों ये बहुत ही बदनसीब ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जहाँ से खाते हैं वहीं से निकालते हैं बच्चों। सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है इनकी बॉडी के ऊपर, दैट इज़ माउथ। गॉट इट? तो यहाँ से बस आता है और यहीं से ही जाता है, दैट इज़ इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं है, दैट इज़ वाई, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम रखते हैं, कुछ क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम रखते हैं। फ़र्क क्या होता है? फ़र्क का मतलब फ़र्क ये होता है यार ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कि ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे कि हार्ट होता है, लेट्स सपोज कि ये एक हार्ट है आपका, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है वो बता रही हूँ। हार्ट से क्या होता है? ब्लड पंप करता है हार्ट। ब्लड पंप कहाँ पे करेगा? जनरली हमारे बॉडी के अंदर ब्लड कहाँ बहता है? ऐसा थोड़ी ना कि कट मारा ब्लड ही ब्लड बाहर, ऐसा थोड़ी ना होता है। वैसे तो ऐसा ही होता है, लेकिन यार आपका जो ब्लड होता है ना ब्लड वेसल्स में बहता है, ऐसे खुला नहीं बह रहा है। जो आपके टिश्यूज़ हैं, आपकी सेल्स हैं, वो ऐसे ब्लड में भीगे हुए नहीं है। वो ब्लड कहाँ बह रहा होता है? ब्लड वेसल्स के अंदर, वेन्स में, आर्टरीज में, इनमें ब्लड बहता है।
खुला नहीं बह रहा होता है। लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो वो सारा का सारा ब्लड ऐसे ही खुला आ जाता है। तो ये जो सेल्स, टिश्यूज जो भी होते हैं ना बॉडी के अंदर, सारे ब्लड में ऐसे डूबे हुए रहते हैं। जो कि हमारी बॉडी के अंदर देखोगे तो हार्ट ब्लड पंप करेगा ज़रूर, लेकिन वो अलग अलग जो डायामीटर की वेसल्स होती हैं, अलग अलग डायमीटर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आर्टरी जो होती है वो वेन के कंपैरिजन में काफ़ी पतली होती है। तो आर्टरी पतली होगी, वेन ज़्यादा थोड़ी चौड़ी होगी, तो उसके हिसाब से अपना जो ब्लड होता है वो अलग अलग डायमीटर के अंदर वो क्या करता है, फ्लो करता है, अलग अलग डायमीटर की वेसल्स में फ्लो करता है। तो ये ब्लड जो होता है ना बच्चों इस तरीके से आता है, फिर जाके इन ब्लड वेसल्स के थ्रू किसी ऑर्गन या सेल को वो ब्लड मिलता है। ऐसे नहीं होता कि हमारे सेल और टिश्यूज़ जो होते हैं वो और ब्लड में ऐसे डूबे हुए रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा ब्लड एक क्लोज्ड पाइप में बहता है, वेसल्स में बहता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई वेसल्स कुछ नहीं होती, ब्लड आया और जैसे नल खोल देते ना, नल खोलते पानी बस बाहर सीधा, वैसे ही बेटा यहाँ पर भी होता है कि हार्ट को बस पंप करवाया और पंप करते सारा ब्लड बाहर। इस तरीके से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नंबर 3 हमारा जो बेसिस आ जाता है, पहला हमारा बेसिस कंप्लीट हुआ बच्चों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। दूसरा हमारा जो है सिमेट्री हम करेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद में बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं, है ना। तो नंबर 2 पे हमारे पास में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या आता है, बॉडी सिमेट्री। बॉडी के पास सिमेट्री कैसी होती है कि मान लो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों जिनके पास में सिमेट्री नहीं होती, उनको एसिमेट्रिकल कहते हैं। एसिमेट्रिकल मतलब सिमेट्री है ही नहीं, मतलब मान लो कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई शेप मुझे पता नहीं है, बस मैं उसको काट रही हूँ, जहाँ से भी काट रही हूँ वो कभी भी 2 बराबर हिस्सों में टूट ही नहीं रहा है, यार क्या हद हो गई है। तो पॉरीफेरास जो होते हैं जनरली वो एसिमेट्रिकल होते हैं। पॉरीफेरा को तुम कितना भी काटने की कहीं से भी कोशिश करो नहीं कटेंगे, नहीं 2 हिस्सों में बटेंगे, तो वो है ना, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि वो एसिमेट्रिकल होते हैं। रेडियल की बात करें तो रेडियल क्या होता है बच्चों, रेडियस। ऐसे याद कर लो कि एक ऑर्गेनिज्म है, इसको मैं क्या करूँगी, किसी भी प्लेन से काटूंगी, वो प्लेन जो है वो हमेशा सेंटर से गुजरना चाहिए और उसकी रेडियस से गुजरना चाहिए, तो ये कटेगा और ये 2 हिस्सों में बराबर ज़रूर टूटेगा, है ना। किसी भी प्लेन से काटूं लेकिन वो सेंटर से गुजरना चाहिए, रेडियल सिमेट्री होती है बच्चों इनके अंदर। ये कुछ पॉरीफेरा ऐसे होते हैं जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, मोस्ट ऑफ द पॉरीफेरा कैसे शो करते हैं, एसिमेट्रिकल। निडेरियन सिलेंट्रेट्स जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्री करते हैं, टिनोफोर्स रेडियल करते हैं। इकाइनोडर्मेट का जो एडल्ट इकाइनोडर्मेट होता है वो पेंटा रेडियल सिमेट्री शो करता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है बच्चों, पेंटा रेडियल सिमेट्री, राइट। पेंटा रेडियल सिमेट्री कौन शो करता है, अडल्ट इकाइनोडर्मेट, ठीक है। अडल्ट इकाइनोडर्मेट पेंटा रेडियल करता है। बाइलेटरल की बात करें तो बाइलेटरल में ऐसा होता है कि मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसको खाली एक पर्टिकुलर प्लेन से ही काटा जा सकता है। ऐसा नहीं कि मैं इस प्लेन से काटकर 2 हिस्सों में बांट रही हूँ तो इस प्लेन से काटकर भी बांट सकती हूँ, नहीं जी, एक ही प्लेन से होगा, एक ही प्लेन जाएगा जिससे 2 हिस्सों में कटेगा। इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल खुद की बॉडी को देख लो। आपकी बॉडी जो है, जब मैं यहाँ से ऐसे काटूंगी, अपनी बॉडी को अगर मैं ऐसे काटूंगी तभी तो 2 बराबर हिस्से बनेंगे ना, एक हाथ इधर है ना, एक आई इधर, इस तरीके से 2 बराबर हिस्से बन जाएंगे, एक आई इधर एक हाथ इधर, तो ऐसे मेरे 2 हिस्से बन सकते हैं। अगर मैं ऐसे बीच में से अपने आप को ऐसे काटूंगी तो बीच में से काटने में बच्चों ऊपर की बॉडी अलग नीचे की बॉडी अलग, सिंपल सी बात है, 2 बराबर हिस्से तो नहीं हुए, 2 हिस्से जरूर हो गए बट वो बराबर नहीं हुए। लेकिन हमको तो क्या चाहिए थे बच्चों, बराबर हिस्से ही चाहिए थे, राइट। तो ये सीन नहीं हुआ। तो बाइलेटरल सिमेट्री में सिर्फ एक ही एक्सिस होनी चाहिए, ओनली 1 एक्सिस, ठीक है, जिसके थ्रू 2 बराबर हिस्सों में कट जाए, 2 इक्वल हाफ्स। तो ये कहाँ होती है बाइलेटरल सिमेट्री, प्लेटी हेलमिंथी से शुरू होगा और कॉर्डेटा तक चलेगा, एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेट्स। कौन से इकाइनोडर्मेट, एडल्ट इकाइनोडर्मेट। तो प्लेटी हेलमिंथी से कॉर्डेटा तक का सीन आपको समझ में आ रहा है। प्लेटी हेलमिंथी से बच्चों कॉर्डेटा तक क्या चलेगा, इकाइनोडर्मेट्स को छोड़कर सब में बाइलेटरल सिमेट्री चलती है। एंड रेडियल सिमेट्री जो होती है ना बच्चों, वो कहाँ होती है, निडेरियंस में, टिनोफोर्स में एंड इकाइनोडर्मेट का एडल्ट, वहाँ होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद में बात करते हैं जर्मिनल लेयर्स की। जर्मिनल लेयर्स के हिसाब से भी डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में डिवाइड किया गया है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि यार जैसे ही हमारा 2 गैमीट्स होते हैं वो आके फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट से आगे जाके एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से आगे जाके बच्चों क्या हो जाता है, फीटस बनता है, फीटस से पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो यार एम्ब्रियो के अंदर ना आपके पास में
जर्म लेयर्स आना शुरू हो जाती हैं, इनके पास में जर्म लेयर्स आना शुरू हो जाती है। जिनके पास 2 जर्म लेयर होती हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होता है, और जिनके पास 3 जर्म लेयर्स होती हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। 2 जर्म लेयर का मतलब होता है बच्चे कि उन जर्म लेयर से ही ऑर्गन्स डेवलप होते हैं एक्चुअली के अंदर, ठीक है। तो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स डेवलप हुए हैं वो उन जर्म लेयर से हुए हैं। कुछ ऑर्गन सबसे बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म से होते हैं, कुछ ऑर्गन सबसे अंदर वाली लेयर जिसको एंडोडर्म कहते हैं वहाँ से होते हैं, कुछ ऑर्गन बीच वाली लेयर मीजोडर्म से होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऑर्गन एक्टोडर्म से, कुछ ऑर्गन मीजोडर्म से, कुछ ऑर्गन एंडोडर्म से डेवलप हो रहे होते हैं। इनको हम क्या बोल देते हैं, हमारी बॉडी के जर्म लेयर्स बोलते हैं। तो इनसे हमारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, गॉट इट। जिनके अंदर ये जर्म लेयर्स तीनों होती हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं, और जिनमें सिर्फ 2 ही जर्म लेयर्स होती हैं, चाहे एक्टोडर्म हो या एंडोडर्म हो, 2 ही होंगी, मीजोडर्म नहीं होंगी, वो डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। तो डिप्लोप्लास्टिक में 2 ही आपके पास में प्रेजेंट होती है जर्म लेयर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, नो मीजोडर्म इज हियर। ट्रिप्लोप्लास्टिक में आपके पास में 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टो, एंडो और मीजो। मीजो सबसे मिडल वाली होती है, एक्टो सबसे बाहर वाली होती है, एंडो सबसे बीच वाली होती है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है। बात ये है कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते कौन कौन से हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि यह सबसे पहले शुरुआत हमारे जितने भी ये होते हैं क्लासेस होती हैं ना, क्लासेस नहीं, फाइलम्स हैं, जितने भी फाइलम है हमारे, है ना, जिसको हमने डिवाइड किया एनिमल किंगडम को इतने सारे फाइलम में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्कहेल्मिन्थीज, है ना, अपने सारे के सारे इस तरीके से हमने डिवाइड करे हैं। तो इतने सारे के अंदर से कौन से डिप्लोब्लास्टिक है, कौन से ट्रिप्लोब्लास्टिक है? तो डिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जिनमें 2 ही जर्म लेयर है, वो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस फीचर नहीं है, डिप्लोब्लास्टिक इज अ प्रिमिटिव फीचर, और ये प्रिमिटिव फीचर होने के नाते ये प्रिमिटिव एलिमेंट्स, प्रिमिटिव एनिमल्स में ही मिलेगा, एडवांस में नहीं मिलेगा, ठीक है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज से कॉर्डेटा में, सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी 3 लेयर्स मिल रही होती हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आपको याद हो जाएगा, तो कोई पूछे आपसे कि प्लेटीहेल्मिन्थीज ट्रिप्लोब्लास्टिक है या डिप्लो, तो आपको बोलना है ट्रिप्लो। प्लेटीहेल्मिन्थीज से शुरू हो जाओ और सबको तक एंड तक, कॉर्डेटा तक सबको आना ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर बात करते हैं बॉडी कैविटी की। बॉडी कैविटी किस तरीके से होती है यार, देखो, सिलोम हम इसको बोलेंगे, नॉट बॉडी कैविटी ज़्यादातर। सिलोम एक्चुअली क्या होता है, काइंड ऑफ कैविटी होती है। ये आपकी क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के, और सबसे ये एलिमेंट्री कैनाल सबसे अंदर वाली साइड में होती है, और सबसे बाहर आपकी क्या होती है, बॉडी वॉल। ये क्या है आपकी बॉडी वॉल। बॉडी वॉल मतलब आपकी स्किन की लेयर, सबसे आउटर साइड, ठीक है। इसके बीच में जो भी प्रेजेंट होता है ना बच्चों, ये जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, ये कैविटी होती है, इसको हम बोल देते हैं हमारी सिलोम। ये सिलोम ऐसे नहीं बोलते हम इसको हम बोलते हैं कि अगर ये कैविटी मीजोडर्म से घिरी हुई हो बच्चों, ये कैविटी मीजोडर्म से घिरी हुई होती है, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, सिलोम बोलेंगे। तो सिलोम क्या होती है, हमारी बॉडी कैविटी। सिलोम क्या है, बॉडी कैविटी, ठीक है। कैविटी किसके बीच में है, एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल के बीच ही कैविटी है, और वो कैविटी किससे घिरी हुई है, मीजोडर्म से घिरी हुई है, सिलोम कहलाती है। जिसमें ये सिलोम ना हो उसको हम बोल देते हैं एसिलोमेट। एसिलोमेट जिसमें सिलोम नहीं है। ये कैविटी जो होती है ना बच्चे, इस तरीके से प्रेजेंट नहीं होती। तो पॉरीफेरा से लेकर प्लेटीहेल्मिन्थीज तक किसी के अंदर भी सिलोम प्रेजेंट नहीं होती। किसी किसी में बच्चों ये कैविटी होती तो है, लेकिन वो इस तरीके से होती है। ये एलिमेंट्री कैनाल हो गई, ये बॉडी वॉल हो गई। तो ये एलिमेंट्री कैनाल और ये बॉडी वॉल हो गई, इसके बीच की जो कैविटी होती है वो पूरी तरीके से मीजोडर्म से घिरी हुई नहीं है। वो मीजोडर्म जो होती है पैचेस में प्रेजेंट होती हैं, तो हमें लगता है कि मीजोडर्म है भी और नहीं भी, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये झूठी सिलोम है, ये स्यूडो सिलोम है, क्योंकि ये मीजोडर्म को पूरी तरीके से रख भी नहीं रही और पूरी तरीके से हटा भी नहीं रही, इसलिए स्यूडो सिलोमेट कह देते हैं। एस्कहेल्मिन्थीज जो होता है ना, इसका एग्जाम्पल होता है, और ये ना जाने कितनी बार नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, PYQ है। एस्कहेल्मिन्थीज कैसे होते हैं, स्यूडो सिलोमेट, सिलोमेट या एसिलोमेट। स्यूडो सिलोमेट्स। सिलोमेट कौन होते हैं, एस्कहेल्मिन्थीज के को छोड़कर, एस्कहेल्मिन्थीज के आगे आने वाले जितने भी हैं फाइलम्स वो सब सिलोमेट है। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा, है ना, फिर सारा कॉर्डेटा आपका, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, बाकी का पूरा वर्टिब्रेटा, सब लोग क्या है, सिलोमेट। गॉट इट। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। उसके बाद में आपका एक और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आता है बच्चों, सेगमेंटेशन।
सेगमेंटेशन, इसके नाम में ही पता चल रहा है हमें, सेगमेंट बनना। किसी की बॉडी के अगर सेगमेंट्स बनते हैं, टुकड़े बनते हैं, तो वो सेगमेंटेशन कहलाता है। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी एक्सटर्नली बाहर की तरफ से और इंटरनली अंदर की तरफ से सेगमेंट्स बनाती है, राइट। अगर मान लो किसी की बॉडी के मैं बाहर से भी टुकड़े कर दूं और अंदर से भी टुकड़े कर दूं, टुकड़े करके, वैसे नहीं कि मैं टुकड़े ऐसे कर रही हूँ, हाँ, उसकी बॉडी पे सेगमेंट्स होते हैं, छोटे 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 टुकड़े प्रेजेंट होते हैं। तो उसकी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स अगर प्रेजेंट होते हैं और वो ऐसे रिपीटेशन कर रहे होते हैं खुद का, सीरियल रिपीटेशन, जैसे कि मान लो, है ना, यहाँ पर ये टुकड़ा है तो उसके बाद में ये टुकड़ा वापस यहाँ पे या वापस यहाँ पे, इस तरीके से रिपीटेशन टुकड़ों का हो रहा है। और इन टुकड़ों से आगे जाके बच्चों जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपके, इनका भी रिपीटेशन होता है। जैसे कि अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म में आपने देखा होगा, केचुआ कभी देखा होगा, केचुए के अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलता है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है यहाँ पर। केचुए में किस तरीके का सेगमेंटेशन है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। किसके अंदर मिलता है? केचुए के अंदर। अर्थवर्म में मेटामेरिक मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो इसको सेगमेंटेशन कहते हैं और इस फिनोमेना को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। मेटामेरिज्म का मतलब क्या है? बॉडी, अर्थवर्म की जो बॉडी होती है वो सेगमेंट्स बनाती है और इस सेगमेंट बनाने की प्रोसेस, ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है अर्थवर्म में। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि बॉडी एक्सटर्नली इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड होनी चाहिए और उन सेगमेंट्स का रिपीटेशन होना चाहिए उन सेगमेंट्स का, उसको हम बोल देते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को मेटामेरिज्म कहते हैं। नोटोकॉर्ड की बात करें तो नोटोकॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये भी एक अनदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। नोटोकॉर्ड जो होता है ना यार, मीजोडर्म से अराइव होता है। मैंने आपको बताया हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो इन सभी लेयर्स से बनते हैं, जो मैंने लेयर्स बताई थी आपको। सबसे बाहर की लेयर एक्टोडर्म होती है, फिर बीच वाली मीजोडर्म होती है, फिर सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है? एंडोडर्म होती है। तो यहाँ पर कुछ ऑर्गन एक्टोडर्म से बनते हैं, कुछ ऑर्गन मीजोडर्म से, कुछ ऑर्गन एंडोडर्म से बनते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं। तो जो हमारी नोटोकॉर्ड होती है बच्चों, वो कहाँ से डेवलप होती है? मीजोडर्म से। जब मीजोडर्म से नोटोकॉर्ड डिराइव होती है तो वो वाली चीज़ जो होती है ना, आपसे पूछा जा सकता है कि नोटोकॉर्ड कहाँ से अराइव होती है, तो आपको बोलना है मीजोडर्म से आपकी डिराइव होती है। एंड ये कैसी स्ट्रक्चर होती है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल रॉड जैसी स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। कहाँ पे होती है? डोर्सल साइड के ऊपर होती है। किसी बच्चे को ये भी नहीं पता वेंट्रल और डोर्सल साइड का क्या मतलब होता है। वेंट्रल साइड हमारी ये वाली साइड होती है बच्चों, जो सामने मैं कैमरा में देख रही हूँ, आपको देख रही हूँ, दिस इज माय वेंट्रल साइड। एंड ये जो होती है बच्चों पीछे की साइड होती है, दिस इज कॉल्ड माय डोर्सल साइड, राइट। डोर्सल साइड पीछे की साइड हो जाएगी, वेंट्रल साइड आगे की साइड हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड दी वेंट्रल एंड डोर्सल। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कुछ एनिमल्स के अंदर होता है क्या है ना बच्चों, ये नोटोकॉर्ड जो होती है वो, मतलब जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है ना हम सबका, जब हम एम्ब्रियो होते हैं, है ना, अभी तो हम बहुत डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग बन गए हैं, लेकिन जब हम एम्ब्रियो थे तो हमारे अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी। लेकिन जब ये नोटोकॉर्ड, जब हम अडल्ट बन जाते हैं, राइट, तो अडल्ट में जाकर ये नोटोकॉर्ड जो होती है ना बच्चों, ये वर्टिबल कॉलम बना लेती हैं, है ना, वर्टिबल कॉलम हमारे अंदर बना लेती है। तो हमारे अंदर वर्टिबल कॉलम बन गए, इसलिए हम वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। लेकिन वो सीन थोड़ा अलग है। नोटोकॉर्ड ऐसा समझ के चलो कि इसी बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया इन ऑर्गेनिज्म को, कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं नॉन कॉर्डेट और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में फ़र्क पता है क्या होता है? नॉन कॉर्डेट ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ये नोटोकॉर्ड नहीं मिलती। कॉर्डेट्स होते हैं जिनके अंदर ये नोटोकॉर्ड मिलती है, राइट। तो सारे के सारे पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक या इकाइनोडर्मिटा तक सभी के सभी नॉन कॉर्डेट्स हैं। और फिर कॉर्डेटस से जहाँ से शुरुआत होती है, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेट के बारे में जब आपको पढ़ाया जाता है, वो सारे के सारे कॉर्डेट्स होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड कब होती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एडल्ट स्टेज में नहीं होती है नोटोकॉर्ड, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। जहाँ पर ये नहीं होती वो नॉन कॉर्डेट, जहाँ होती है वो कॉर्डेट कहलाते हैं। ये कुछ चार्ट है बच्चों, ये चार्ट मैं आपको ये पूरा का पूरा PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगी, डोंट वरी। इस चार्ट में अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं साइड हट जाती हूँ, फिर आप देखिए ज़रा सा इस चार्ट को, हम थोड़ा सा यहीं से पढ़ते हैं। हाँ जी, ये चार्ट अगर आप देखेंगे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो कॉर्डेट होते हैं, ये जो कॉर्डेट होते हैं इसको हमने डिवाइड किया है। देखो पूरे के पूरे एनिमल किंगडम को हमने
नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में डिवाइड किया है। तो पूरे एनिमल किंगडम का चार्ट है ये। एनिमल किंगडम में नॉन कॉर्डेट्स पढ़ने हैं हमें, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना और कॉर्डेट पढ़ना है। 3 ही मेजर पार्ट होते हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ लिया कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, सिमेट्री के अंदर बच्चों एसिमेट्रिकल, बाइलेटरल, रेडियल। बस इनके एग्जांपल्स आपको याद करने किसमें किसमें होता है किसमें नहीं होता है। जितना ज़्यादा रिपीट करोगे उतने ज़्यादा याद हो जाएंगे आपको। एंड एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एम्ब्रियो के अंदर लेयर्स प्रेजेंट होती है बच्चों। 2 लेयर होगी डिप्लोप्लास्टिक, 3 होगी ट्रिप्लोप्लास्टिक। नोटोकॉर्ड जो होगी जिसमें होगी कॉर्डेट्स, जिसमें नहीं होगी नॉन कॉर्डेट्स, है ना। सिलोम की बात करें जिसमें सिलोम नहीं होती, एसिलोमेट होते हैं। जिसमें सिलोम जूटी होती है स्यूडोसिलोमेट। जिसमें सिलोम होती है प्योर अच्छे से सिलोम होती है वो सिलोमेट कहलाते हैं, राइट। स्यूडोसिलोमेट हमारे एस्केल्मंथीज होते हैं, एसिलोमेट हमारे पॉरीफेरस से प्लेटीहेल्मिन्थीज से होते हैं। एंड एनालिडा से लेकर आगे कॉर्डेटा तक सारे सिलोमेट होते हैं। नॉन कॉर्डेट्स में बच्चे हमारे पास बहुत सारे फाइलम्स आएंगे। फाइलम कौन कौन से आएंगे? 10 फाइलम आपको पढ़ने हैं। पहला फाइलम आपका पॉरीफेरा होगा। इसके एग्जाम्पल कुछ यहाँ लिखे हुए हैं, हम अच्छे से, आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी हो तो आपने देखा भी होगा। सिलेंट्रेट का एग्जाम्पल आपने देख रखा है यहाँ पर इस तरीके से। एंटीनोफोरा को यहाँ पर हो गया, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज, फिर एस्केल्मंथीज, फिर आपका एनालिडा फाइलम हो गया, फिर आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। किसी को इस फॉर्म में पूरे नॉन कॉर्डेट्स याद नहीं है, इसी वे में, इसी ऑर्डर में याद नहीं है, तो प्लीज़ याद कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं। क्योंकि आपको यार जैसे फाइलम का पता होना चाहिए, कौन सा फाइलम पहले आता है, कौन सा फाइलम बाद में आता है, राइट। पॉरीफेरा के बाद सिलेंट्रेट के बाद टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मंथीज, इसी ऑर्डर में याद करना है। कोई भी एक चीज़ उधर उधर नहीं कर देनी है, ठीक है। फिर बात करते हैं कॉर्डेट्स की। ये कॉर्डेट्स जो होते हैं बच्चे हमारे पास, इनको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक यूरोकॉर्डेट होते हैं, एक सिफेलोकॉर्डेट होते हैं, एक वर्टिब्रेट होते हैं। यूरोकॉर्डेट का एग्जांपल एसिडिया सेल्पा है, सिफेलोकॉर्डेट का ब्रेंकियोस्टोमा है। वर्टिब्रेटा के अंदर बच्चों आपको पढ़ना होता है यहाँ पर कुछ ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके पास जबड़े नहीं होते, जिनके पास जबड़े नहीं होते और जिनके पास जबड़े होते हैं। जिनके पास नहीं होते उसको एगनेथा कहते हैं। गनेथा वर्ड यूज़ किया गया जबड़ों के लिए, जॉस के लिए। ए का वर्ड यूज़ किया गया एब्सेंस के लिए। एंड गनेथोस्टोमेटा ऐसे होते हैं जिनके पास जॉज होते हैं। गनेथोस्टोमेटास जो होते हैं इनको पाइसीज एंड टेट्रापोडास में डिवाइड करते हैं। पाइसीज के अंदर आपको ऑस्टिकथीज, कॉन्ट्रिकथीज, 2 टाइप की पाइसीज पढ़ाई जाएंगी। टेट्रापोडा में आपको एम्फीबियन और राम पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एम्फीबियन RAM, रेप्टिलियन, एवीज एंड मेमल्स, ये भी पढ़ाया जाएगा। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आपको एगनेथा बोलते हैं, हम इनको पढ़ाया जाएगा। पेट्रोमाइजन और मिक्सिनिस के एग्जांपल्स होते हैं। तो यार ये पूरे चैप्टर का फ्लो चार्ट है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड फ्लो चार्ट। अगर आप कभी एक्टिव रिकॉल करोगे ना, एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि अगर आपको कभी मन करे कि भाई पूरा चैप्टर हम रिवाइज करें, तो पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए कभी बैठो, ये चार्ट निकालो और इस चार्ट को देखकर हर एक के बारे में बोलो, हर एक के बारे में सोचो, हर एक की एग्जाम्पल देखो, है ना। सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, क्लासिफिकेशन करते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ लिया कि किस बेसिस पे हमने एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया है। बट अब हम ये देख लेते हैं कि एनिमल्स का क्लासिफिकेशन जो हमने किया है वो नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, 2 बेसिकली हमें टाइप ऑफ एनिमल्स पढ़ने हैं, नॉन कॉर्डेटा एंड एक पढ़ना है कॉर्डेटा। 2 टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़ लेने हैं, राइट। ये आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ज़रा सा देखना। हाँ जी आ जाओ यार, देखो फटाफट देखो। हाँ जी, ये एनिमल किंगडम दिखाई दे रहा है आपको। हाँ जी, ये एनिमल किंगडम है, ये एनिमेलिया है, राइट। मल्टी सेलुलर होते हैं सारे के सारे एनिमल्स। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर, ठीक है। मल्टी सेलुलर का मतलब होगा कि यहाँ टिश्यू भी बनेगा, ऑर्गन भी बनेगा, ऑर्गन सिस्टम भी बनेगा, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन भी होगा। तो ये किंगडम हो गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सिमेट्री हो गई। टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम वाले में सिमेट्री मिलेगी, बाइलेटरल, रेडियल, और इनके अंदर सिमेट्री मिलेगी, कुछ नहीं होती इनमें सिमेट्री, ठीक है। फिर बाइलेटरल के अंदर विदाउट बॉडी कैविटी एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और ट्रूसिलोमेट। एसिलोमेट प्लेटीहेल्मिन्थीज आ जाते हैं, स्यूडोसिलोमेट एस्केल्मंथीज आ जाते हैं, ट्रूसिलोम के लिए आपके पास में सारे के सारे यहाँ तक आ जाते हैं। रेडियल सिमेट्री बच्चों किसके पास? टिनोफोरा के पास होती है, सिलेंट्रेटा के पास होती है, निडेरिया जिसको बोलते हैं, और साथ में आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आपका इकाइनोडर्मेट, एडल्ट इकाइनोडर्मेट। पॉरीफेरा के पास में सेलुलर लेवल होता है, ये फाइलम। इस तरीके से आपने क्लासीफाई इसको कर दिया, ठीक है जी। आगे चलते हैं बच्चों, देखो ज़रा सा मैं थोड़ा साइड ही हट जाती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँ। यार ये ना एक फ्लो चार्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि ये चैप्टर को याद करने का एक सबसे बढ़िया उपाय यही है कि हम फ्लो चार्ट बना लें। सबसे पहले देखो यार, हर एक फाइलम की शुरुआत करते हैं। ये देखेंगे आप,
पोरीफेरा, मैंने ना यहाँ पर कुछ टेबल बना के रखी है। इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सेक्सुअल मॉर्फिज्म, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, लार्वा जो होता है वो सब कुछ मेंशन कर रखा है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम देखें, पोरीफेरा बहुत प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है इनमें प्रिमिटिव चीज़ें ही पाई जाएंगी। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा लेकिन वो इनकम्प्लीट मिलेगा, इनकम्प्लीट दैट मीन्स इनमें एक ही ओपनिंग होगी, 2 ओपनिंग्स नहीं होंगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये, इसकी एनसीईआरटी बेटा प्लीज़ पढ़ना, एनसीईआरटी निकाल लो, क्योंकि हर एक फाइलम की अपनी अपनी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है। दिस इज़ जस्ट अ टैबुलर फॉर्म, इसमें आपका 50% से भी ज़्यादा काम हो जाता है। लाइक 70% चीज़ें आपको यहीं पर टैबुलर फॉर्म से याद हो जाएंगी, लेकिन जो स्पेसिफिक बातें होती है ना, जैसे कि पोरीफेरा में ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम प्रेजेंट होते हैं, है ना, वाटर कैनाल सिस्टम होता है, ये स्पेसिफिक बातें हर फाइलम में होती है, अपनी अपनी हर फाइलम में होती है छोटी छोटी बातें। वो छोटी छोटी बातें आपको एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़नी है, खोल कर रख लीजिए प्लीज़ एनसीईआरटी। अगेन मैं बता दूँ, ये फ्लो चार्ट की हेल्प से मैं आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ, तो है ना, तो थोड़ा बहुत आपको भी पहले की नॉलेज के हिसाब से थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। नंबर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम या पोरीफेरा में होता ही नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये भी नहीं होता है। वाटर कैनाल सिस्टम, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन मतलब करता है यहाँ पे, वाटर कैनाल सिस्टम। यार इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल आती है, कोइनोसाइट सेल। कोइनोसाइट सेल जो होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कोइनोसाइट सेल के ऊपर फ्लेजिला भी प्रेजेंट होती है, ये भी बताया जाता है। ये डाइजेशन में भी हेल्प करती हैं, ये मूवमेंट में भी हेल्प कर लेती हैं कभी कभी, एंड साथ में ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर लेती हैं। साथ में अगर सेक्सुअल मॉर्फिज्म की बात करें तो ये मोनोइशियस होते हैं। मोनोइशियस का मतलब होता है इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे, मतलब मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग नहीं होंगे, एक ही जगह होंगे। फर्टिलाइजेशन बच्चों इसमें इंटरनल पर प्रेजेंट होता है। डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है, डेवलपमेंट का मतलब कि इसमें लार्वा स्टेज आएगी। जैसे कि मान लो कि पोरीफेरा जो है, जैसे हमारी बात करते हैं, हमारे अंदर क्या होता है यार, एम्ब्रियो मतलब कोई एक जाइगोट बनता है, जाइगोट, ठीक है, लेट्स सपोज जाइगोट से शुरुआत करते हैं। जाइगोट जो है बच्चों वो आगे जाके क्या बन जाता है, एडल्ट बनता है। सिंपल सी बात है ना, एडल्ट बन जाता है। लेकिन यहाँ पर लार्वा स्टेज बनती है बीच में, पोरीफेरा के अंदर, और जिन जिनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है इनमें बीच में लार्वा स्टेज बनती है। तो यहाँ पे कहीं लार्वा स्टेज बनेगी, लार्वा स्टेज के आगे जाके ये अडल्ट फॉर्म बनाता है अपनी, है ना। तो बीच में एक ठहराव आ जाता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट जैसे होता है ना कि फ्लाइट्स, है ना बच्चों, फ्लाइट्स की बुकिंग करते हैं अपन, कभी देखा होगा, या ट्रेन की बुकिंग करते हैं, फ्लाइट छोड़ो तुम, ट्रेन या फिर बस की बुकिंग करते हैं। कई की चीज़ें होती है ना, ये डायरेक्ट होती है कि बीच में कहीं नहीं रुकेगी, सीधी वहीं की वहीं जाएगी जहाँ तुम्हें जाना है ना, वहीं रोकेगी तुम्हें, वो डायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट का मतलब होती है बीच में रुकेंगी, एक स्टॉप आएगा, 2 स्टॉप आएंगे, है ना, फिर तुम्हें ले जाएगी, वो इनडायरेक्ट। वो स्टॉप क्या होता है इनकी डेवलपमेंट लाइफ का, लार्वा बीच में आएगा, रुकेगी लार्वा पे, फिर लार्वा से एडल्ट बनाएगी, कुछ ऐसा सीन होता है इनडायरेक्ट का, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये बात होगी हमारी पोरीफेरा की। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों सिलेंट्रेट की, है ना। सिलेंट्रेट में क्या होता है, हाँ जी बच्चों, सिलेंट्रेट में क्या होता है, सिलेंट्रेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। देखिए आप देख पा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट यहाँ पर भी मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कहाँ पे आया, सबसे पहले एस्टहेलमिन्थीज में, बाकी सब में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इनकम्प्लीट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर नहीं आया, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हो आप, सब में एब्सेंट है, ठीक है। इससे काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है बच्चों चीज़ें याद करने में। यहाँ पर देखेंगे सिलेंट्रेट में एब्सेंट होता है ना। यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन बॉडी सरफेस होती है, मतलब सिलेंट्रेट के अंदर जब भी किसी चीज़ का एक्सक्रीशन होता है इनकी बॉडी सरफेस से हो जाता है, बॉडी सरफेस से ये चीज़ें बाहर निकाल देते हैं। ये सेक्सुअल मॉर्फोनिज्म मोनोइशियस होते हैं बच्चों। मोनोइशियस का मतलब होता है कि ये दोनों एक ही जगह पर रहेंगे, मेल और फीमेल एक ही पार्ट में है। मोनोइशियस को ही बच्चों हर्मेफ्रोडाइट भी बोलते हैं। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब भी यही होता है, मेल और फीमेल एक जगह पर रहेंगे। फर्टिलाइजेशन बच्चों एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं हो रहा, फीमेल की बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो मेल गैमीट होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और फीमेल की बॉडी के अंदर ही वो फीमेल गैमीट से फ्यूज जाता है, और फ्यूज होते ही वहाँ पर ही डेवलपमेंट हो रहा होता है, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पता है कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब
मेल गैमीट जो होता है, मेल पार्टनर अपना गैमीट बाहर छोड़ेगा, फीमेल पार्टनर अपना गैमीट बाहर छोड़ेगी बॉडी के, और वो कहीं बाहर किसी एनवायरनमेंट में, पानी में या कहीं पर भी जाके फ्यूज़ होंगे और फ्यूज़ होकर वो जाइगोट बनाएंगे। तो जो फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं हुआ वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया, और फीमेल की बॉडी में होने के बाद वो इंटरनल कहलाता है। यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है बच्चों, लार्वा स्टेज यहाँ पर बनती है, प्लेनुला लार्वा यहाँ पर बन रहा होता है। टीनोफोरा की बात करें तो टीनोफोरा में भी इनकम्प्लीट ही है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक ही ओपनिंग होती है, एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन बॉडी सरफेस से चल रहा है, यहाँ पर बॉडी सरफेस से शुरुआत हुई थी, यहाँ बॉडी सरफेस से चल रहा है। मोनोएशियस ये भी है, मेल फीमेल एक में ही होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इनडायरेक्ट होता है यहाँ पर डेवलपमेंट, सीडिपिड लार्वा होता है बच्चों, लार्वा का नाम याद रख सकते हैं सीडिपिड लार्वा। प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, एब्सेंट होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्लेम सेल्स होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, PYQ आ चुका है। फ्लेम सेल से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है बच्चों, हर्मेफ्रोडाइट होता है, दैट मीन्स यहाँ पर भी मेल और फीमेल एक ही जगह पर हैं, एक ही बॉडी में है, अलग अलग सेपरेट नहीं हुए हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, दैट मीन्स कि यहाँ पर भी लार्वा स्टेज बनती है। एस्केल्मेंथीज की बात करें बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है सबसे पहली बार एस्केल्मेंथीज में ही डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा आया है बच्चों, दैट मीन्स कि 2 ओपनिंग्स आती हैं, है ना, माउथ की ओपनिंग अलग होती है और चीज़ों को एक्सक्रीट करने की ओपनिंग भी अलग है, तो दोनों ओपनिंग्स आ गई, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर आपको मिलता है ना। उसके साथ में आपको फेरिंग्स भी देखने को मिलती है बच्चों, यहाँ पर फेरिंग्स का डेवलपमेंट भी एस्केल्मेंथीज में होता है, ये NCERT में आपको दिखेगा अगर आप पढ़ रहे होंगे NCERT। रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ भी नहीं आया, सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ भी नहीं आया, और रेनेट सेल्स जो होती है इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पर एक्चुअली ज़्यादा कुछ बताया हुआ नहीं है एस्केल्मेंथीज के अंदर कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, रेनेट सेल याद करें तो कर लो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। डायोशियस होता है बच्चों सबसे पहली बार बच्चों, इसमें 2 चीज़ें हो गई हैं, देख रहे हो, पहली बार डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, पहली बार मेल और फीमेल सेपरेट हो गए, डायोशियस कंडीशन बच्चों यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और डेवलपमेंट कैसा होता है बच्चों, डेवलपमेंट बोथ का मतलब है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके का डेवलपमेंट होता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। आई डोंट थिंक सो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत है ना बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं एनालिड्स की। एनालिड्स के अंदर आपके पास में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, अब पहली बार एस्केल्मेंथीज से शुरुआत हो गई, तो एस्केल्मेंथीज के आगे आने वाले सभी में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। बॉडी सरफेस से बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो पहली बार रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ आया, एनालिड्स से आया, राइट, एनालिड्स से आया। सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार कहाँ आया बच्चों, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, देख रहे हो, एनालिड्स में होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नेफ्रीडिया होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट ये भी होंगे, मेल फीमेल सेपरेट नहीं हुए, यहाँ पर एक्सटर्नल यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा है। और इनडायरेक्ट आपका डेवलपमेंट होता है एनालिड्स के अंदर, क्योंकि लार्वा स्टेज बनती है, लार्वा स्टेज का नाम ट्रोकोफोर लार्वा होता है एनालिडा का, राइट। तो एनालिडा के अंदर बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है, यानी कि ब्लड आएगा, वो ब्लड वेसल्स के अंदर आएगा, ऐसे खुला नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देख रहे हो सबसे एडवांस फीचर यहाँ पर भी आ गया एनालिड्स में। तो सबसे पहली बार डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ पे आया, एस्केल्मेंथीज में। सबसे पहली बार बच्चों सेक्सेस कहाँ सेपरेट हुए, एस्केल्मेंथीज में। सबसे पहली बार बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ आया, एनालिड्स में। कैसे टाइप का, क्लोज टाइप का। सबसे पहली बार बच्चों नेफ्रीडिया जो थे, सबसे पहली बार तो नहीं है, नेफ्रीडिया जो होते हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, तो ये आपको याद कर लेना है। और सबसे पहली बार बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ आया, बॉडी सरफेस से रेस्पिरेटरी सिस्टम हो रहा था, एनालिड्स में आया, ठीक है जी। वैसे ही बच्चों आगे हम बात करते हैं आर्थ्रोपॉड्स की, सेम ही चीज़ आगे के हाइलम्स के लिए भी बात करते हैं। आर्थ्रोपॉड्स में बात करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, देख रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम एस्केल्मेंथीज से शुरू हुआ है कंप्लीट होना, उसके आगे सब में कंप्लीट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बच्चों गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स भी होते हैं आपके पास में। आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ कि बुक गिल्स किस में मिलते हैं, बुक लंग्स किस में मिलते हैं और गिल्स किस में मिलते हैं,
ठीक है। यहाँ पर आपके पास में बच्चे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, प्रियन आता है, लिमुलस भी एग्जाम्पल आता है। लिमुलस में बुक लंग्स मिलते हैं, बुक गिल्स मिलते हैं। हाँ जी बच्चों, एक बार कमेंट करके बताना ज़रूर मुझे। आर्थ्रोपॉड्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम आने लग गया। सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई थी? एनालिड्स में शुरुआत हुई थी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, बॉडी सरफेस से हो रहा था। यहाँ पर गिल्स, बुक लंग्स सब आने लग गए। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम शुरुआत कहाँ से हुई बच्चों? कहाँ से हुई? एनालिड से। और एनालिड में सबसे पहले कौन से टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम आया? क्लोज। तो एनालिडा को लगा, जब पता है एनालिडा के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम आने लगा था ना, तो एनालिडा को लगा कि यार सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना, वो तो अपन को क्लोज ही लाना है। अपन को बताया गया कि ओपन और क्लोज दो टाइप के होते हैं। क्लोज थोड़ा एडवांस है, तो चलो एक काम करते हैं, अपने अंदर तो क्लोज ही रखते हैं। उसके बाद में फिर एनालिडा के बाद में आने वाले जितने भी फाइलम्स थे, उनको एहसास हो गया कि एनालिडा ने बहुत बड़ी गलती करी थी। उसको ना क्लोज में नहीं डालना चाहिए था, खुद के सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन में डालना चाहिए था, क्योंकि यार ओपन में होते हैं हम तो हम वो गलती नहीं करेंगे, हम सब ओपन ही ओपन रहेंगे। ठीक है जी। खाली एक कॉर्डेट जो होते हैं ना, उन्हीं का एक एडवांस, क्योंकि कॉर्डेट तो सारे एडवांस ना, तो कॉर्डेट में एडवांस फीचर मिलेगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, ओपन नहीं मिलेगा। तो कॉर्डेट्स में ओपन नहीं मिलता, क्लोज मिलता है, लेकिन सारे नॉन कॉर्डेट्स में ओपन ही मिलता है जनरली, बस एक एनालिडा को छोड़ के। उससे गलती हो गई थी बच्चों, माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं, है ना। एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपके पास में एम्प्टी दे रखा है बेटा। एम्प्टी का मतलब होता है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। आर्थ्रोपॉड्स में मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, कॉक्सल ग्लैंड्स होती हैं, ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं, है ना। सेक्सुअल मॉर्फिज्म की बात करें, डायोशियस होगा। डायोशियस मतलब मेल और फीमेल सेपरेट हो गए हैं। सोचना ज़रा, मेल और फीमेल सेपरेट कहाँ से शुरुआत हुई थी बच्चों? एस्केलमेंथीस से। एस्केलमेंथीस के अंदर मेल जो होता है ना, वो छोटा होता है, फीमेल लंबी होती है। अगर आप डायग्राम देखेंगे एस्केलमेंथीस का, ठीक है, तो एस्केलमेंथीस से डायोशियस की शुरुआत हुई थी, और आगे सब में डायोशियस ही डायोशियस है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन दोनों टाइप का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। डेवलपमेंट दोनों टाइप का होता है, एक्सटर्नल और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, राइट। मोलस्का की बात करें, अच्छा जी, एक और एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर मैं आपको ऐड करना चाहूँगी कि ये जो होता है, दिस इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम, ये सबसे बड़ा फाइलम होता है बच्चों। और ये क्या होता है? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। सबसे बड़ा फाइलम कौन? आर्थ्रोपोडा। दूसरा बड़ा कौन? मोलस्का। गॉट इट। उसके बाद में देखिए बच्चों, कंप्लीट होगा यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर गिल्स मिलते हैं बेटा मेंटल कैविटी में। याद करो, इसकी बॉडी की सरफेस के ऊपर आपको क्या मिलती है? मेंटल कैविटी मिलती है ना। मेंटल कैविटी, मेंटल मिलता है ना इसकी बॉडी की सरफेस के ऊपर, और इसके बॉडी की सरफेस के बीच में जो मेंटल के नीचे जो कैविटी प्रेजेंट होती है, उसको मेंटल कैविटी कहते हैं। मेंटल कैविटी में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होगा बच्चों, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ बॉर्जिनस। ऑर्गन ऑफ बॉर्जिनस एनसीईआरटी में मेंशन तो नहीं है, बट हाँ फिर भी तुम याद कर सकते हो ऑर्गन ऑफ बॉर्जिनस कहाँ होते हैं? मॉलस्क में होते हैं। डायोशियस की बात करें तो सेक्सुअल मॉर्फिज्म में डायोशियस मतलब मेल और फीमेल सेपरेट होंगे यहाँ पर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहाँ होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप का डेवलपमेंट यहाँ होगा। डायरेक्ट ऑक्टोपस में होता है, इनडायरेक्ट स्नेल और ऑयस्टर में होता है। इनकी इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, पाइला, है ना, पिंकटाडा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। इनके अंदर बच्चों एक स्पेसिफिक चीज़ मिलती है, बता देती हूँ, रेडुला मिलता है बच्चों। घिसने वाली एक ऑर्गन होता है, घिसने वाला ऑर्गन होता है। बताना किस में होता है रेडुला? किस में नहीं होता है रेडुला? सारे के सारे मॉलस्का में रेडुला ज़रूर प्रेजेंट होता है, लेकिन एक ऐसा मॉलस्क है जिसमें रेडुला नहीं होता। प्लीज़ एक बार कमेंट करिए। इकाइनोडर्मेट की बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है बच्चों, और ये है बच्चों क्या? WVS का मतलब क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम में वाटर वैस्कुलर सिस्टम की हेल्प से ये रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। WVS वाटर वैस्कुलर सिस्टम से एक्सक्रीशन भी कर सकते हैं। दैट मीन्स इकाइनोडर्मेट्स वाटर वैस्कुलर सिस्टम का मल्टीपर्पज़ यूज़ करते हैं बच्चों। पहला रेस्पिरेशन में, दूसरा एक्सक्रीशन में। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन किससे होता है? WVS वाटर वैस्कुलर सिस्टम। डायोशियस होते हैं बच्चों, मेल और फीमेल सेपरेट होंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, लार्वा बनेगी। एंड हेमिकॉर्डेट्स की बात करें तो वापस कंप्लीट होगा यहाँ पर। हेमिकॉर्डेट्स में बच्चों गिल्स मिलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के तौर पर गिल्स पाए जाते हैं। गॉट इट। यहाँ पर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, प्रोबोसिस ग्लैंड मिलती है।
डायोशियस सेक्सुअल मॉर्फिज्म मिलता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है बच्चों, और साथ ही में इनडायरेक्ट लार्वा स्टेज बनती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, टोनेरिया लार्वा बोलते हैं बच्चों, टोनेरिया लार्वा। कॉर्डेट्स की बात करें तो कॉर्डेट्स जो होते हैं कंप्लीट लंग्स आ जाएंगे उसमें, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, न्यूरल ग्लैंड्स, किडनीज, ये हमारे पास होती हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, है ना। डायोशियस की बात करते हैं, हमारे मेल और फीमेल सेपरेट ही होते हैं। कुछ जैसे आगे बात करेंगे थोड़े बहुत एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं बच्चों, हम आगे और पढ़ेंगे इसके अंदर, जो फ्रॉग व्रॉग आता है ना उनमें भी पढ़ेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमारी बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है ना, और हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, क्योंकि कॉर्डेट्स के अंदर बेटा आपके पास में बहुत टाइप के आ जाते हैं। जैसे देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक एक करके थोड़ा थोड़ा पढ़ा देती हूँ, सबके एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। पॉरीफेरा की बात करें तो पॉरीफेरा जो होता है बच्चा, पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसकी बॉडी के ऊपर, है ना, इसीलिए स्पॉन्ज टाइप का होता है, तो इनको स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, पोर्स भी बोलते हैं। इनके स्पेशल फीचर्स होते हैं वाटर कैनाल सिस्टम और कोइनोसाइट सेल्स। इनकी बॉडी के अंदर बच्चों आप देखेंगे इसकी बॉडी जो होती है कुछ इस तरीके की होती है। इसकी बॉडी पे ये सरफेस होता है, एक पोर होता है बड़ा वाला, एक छोटे छोटे पोर जो होते हैं बच्चों साइड में खुले होते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे पोर को हम बेटा ऑस्टिया बोलते हैं, ऑस्टिया, ऑस्टिया। और ऑस्क्यूलम जो होता है एक बड़ा पोर होता है, जो एक होता है और बहुत बड़ा होता है। ऑस्टिया बहुत सारे होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर आता है बच्चों, और पानी जो होता है ना, इसकी वजह से पानी जो होता है ना, वो सारी चीज़ों को ही मतलब ये वाटर कैनाल सिस्टम की वजह से ऑक्सीजन का, गैसेस का एक्सचेंज भी हो जाता है पानी की वजह से ही। पानी का अंदर बाहर, मतलब पानी अंदर आएगा तो गैस साथ में लेकर आ सकता है, गैस साथ में लेकर आएगा और फिर बाकी जो ख़राब गैस होती है उसको बॉडी के बाहर, तो पानी की वजह से ये सर्कुलेशन भी कर देगा, ठीक है, एक्सक्रीशन भी कर देगा, है ना। तो पानी, वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है वो इन सब चीज़ों में हेल्पफुल रहता है। कोइनोसाइट सेल्स होती है बच्चों, यहाँ पर आपके पास में कोइनोसाइट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। कोइनोसाइट सेल्स जो होती हैं ना, वो क्या होती हैं, फ्लेजिलेटेड सेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये इनका स्पेशल फीचर होता है, और इनके एग्जाम्पल आप देखेंगे, साइकॉन साइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होते हैं, यूस्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज होते हैं। ये डायग्राम्स अगर आप एनसीईआरटी के देखेंगे ज़रा सा बच्चों, ये आपको साइकॉन का डायग्राम दे रखा है, ये आपको यूस्पॉन्जिया का दे रखा है, एंड सबसे लास्ट वाला आपको स्पॉन्जिला दे रखा है, राइट। ये इतना शॉर्ट स्वीट आपको रिवीजन के लिए यूज़ करा जा रहा है, मैं फिर बता रही हूँ, डिटेल्ड नहीं है, रिवीजन है बच्चों, वन शॉट में कंप्लीट, ठीक है जी। सिलेंट्रेट की बात करें तो सिलेंट्रेट जो होता है इसमें यार देखो, सिलेंट्रेट जो होते हैं इनको निडेरियंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं, नीडोब्लास्ट सेल या नीडोसाइट्स होती हैं, जो अपनी सुरक्षा के लिए इनमें प्रेजेंट होती हैं। मेटाजेनेसिस इनमें मिलता है। मेटाजेनेसिस का मतलब यहाँ पर बच्चों आपको पॉलिप और मेड्यूसा, दो टाइप की लाइफ में स्टेजेस मिलती हैं। पॉलिप और मेड्यूसा, यार पॉलिप और मेड्यूसा एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। पॉलिप जो होता है ना, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूला बनाता है। मेड्यूला जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और पॉलिप बनाता है। कुछ इस तरीके से पॉलिप से मेड्यूला, मेड्यूला से पॉलिप, इस तरीके से चलता रहता है। इसको हम क्या बोल देते हैं, मेटाजेनेसिस बोल देते हैं, ठीक है। तो मेटाजेनेसिस को आप कंफ्यूज नहीं करेंगे मेटामॉर्फोसिस से, ठीक है जी। मेटामॉर्फोसिस से कंफ्यूज नहीं करेंगे मेटाजेनेसिस को, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जब लार्वा कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में, एडल्ट में लार्वा जब एडल्ट में कन्वर्ट होता है, दिस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, गॉट इट। मेटाजेनेसिस मेटामॉर्फोसिस में मतलब धरती आसमान का अंतर होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, फाइशेलिया जिसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वार कहते हैं, एडम्शिया सी एनिमोन कहते हैं, पेनिटुला सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन, ब्रेन कोरल मेंडरीना। इनके सारे एग्जाम्पल्स याद करने हैं, और ये नाम भी याद करने हैं, और ये नाम भी याद करने हैं, सारे नाम याद करने हैं, ठीक है। तो पॉलिप और मेड्यूसा का आपको सीन समझ में आ गया। पॉलिप किस में होता है बच्चों, एडम्सिया जो हाइड्रा होता है उनमें मिलता है। मेडुला किस में मिलता है, जो ओरेलिया होता है उसमें मिलता है। और आपके पास में बच्चों ओबेलिया भी एक मिलता है, ओबेलिया के अंदर पॉलिप एंड मेड्यूसा दोनों मिलते हैं, ठीक है। ओबेलिया में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों मिलते हैं। ये हो गया बेटा सिलेंट्रेट। आगे बात करते हैं टिनोफोर की। टिनोफोर का दूसरा नाम सी वॉलनट या कॉम जेली भी कहलाता है। इनके एग्जाम्पल प्लूरोब्रेंकियस, टिनोफोर, टिनोप्लाना, दो ही एग्जाम्पल हैं इनके। डायग्राम आपको दे रखा है।
स्पेशल फीचर बच्चों बायोल्यूमिनेसेंस होता है। इसका मतलब ये है कि ये चमकते हैं, रात में चमकते हैं। ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके पास में चमकने की पावर होती है, तो चमक प्रोवाइड करते हैं। कोम्ब प्लेट होती है बच्चे इनके पास में, जो इनके लोकोमोशन में हेल्प करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जाता है कि टीनोफोरा के अंदर लोकोमोशन कहाँ से होता है। लोकोमोशन करवाने के लिए इनमें कॉम्ब प्लेट पाई जाती है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज को फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं। फ्लैटवर्म्स हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं। कैसे? डोर्सोवेंट्रली, डोर्सल साइड से भी और वेंट्रल साइड से भी फ्लैट सरफेस की बने होते हैं, इसलिए इसको फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। वर्म्स मतलब कीड़े होते हैं, कीड़े जैसी स्ट्रक्चर, और फ्लैट मतलब फ्लैट होते हैं बिल्कुल इनका बॉडी शेप, राइट। टीनिया और फेशियोला इनके एग्जाम्पल होते हैं। टीनिया को टेपवर्म बोलते हैं, फेशियोलो का लीवर फ्लूक बोल देते हैं। स्पेशल फीचर है बच्चे इनके पास में फ्लेम सेल्स मिलती हैं। फ्लेम सेल्स इनके एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लेम सेल्स जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के अंदर। तो कोई पूछे तो बता सकते हैं आप, यहाँ पर फ्लेम सेल्स इंपॉर्टेंट होती हैं। टेपवर्म की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, और ये आपका लीवर फ्लूक आपको दिखाई दे रहा है। मैं साइड हट जाती हूँ। लीवर फ्लूक आपको दिखाई दे रहा है और टेपवर्म आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। ये फिर एस्केल्मेंथीज राउंड वर्म बोलते हैं बेटा। राउंड वर्म क्यों? जब हम इसको काटते हैं ना तो हमें गोल दिखाई देता है, इसका टीएस जो होता है ना वो हमें राउंड दिखाई देता है। दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट एस्केल्मेंथीज को राउंड वर्म्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, राउंड वर्म, फाइलेरिया वर्म, हुक वर्म, है ना। तो एस्केरिस, वुचेरिया, एनसाइलोस्टोमा इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। एनसाइलोस्टोमा का दूसरा नाम होता है हुक वर्म। स्पेशल फीचर बेटा इनमें मस्कुलर फेरिंग्स मिलती है। ये फेरिंग्स किसी में भी आज तक नहीं मिली है, और एस्केल्मेंथीज में सबसे पहली बार देखने को मिली। एस्केल्मेंथीज के अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पहली बार देखने को मिला। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि अगर तुम्हारे सामने मेल और फीमेल प्रेजेंट है तो तुम कैसे पहचान करोगे कि ये मेल है, ये फीमेल है, राइट। तो जैसे ह्यूमन बींग्स में हम आसानी से पहचान कर सकते हैं मेल कौन है, फीमेल कौन है, वैसे ही एस्केल्मेंथीज को भी आसानी से पहचान कर सकते हैं कि मेल कौन है, फीमेल कौन है। मेल छोटा होगा, फीमेल लंबी होगी, इस तरीके से पहचान कर सकते हैं। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। मेल छोटा दिखाई दे रहा है, फीमेल आपको अंदर तक ऐसे घुसी हुई गोल दिखाई दे रही है। अगला एग्जाम्पल आपका आ जाता है बेटा, अगला फाइलम है एनेलिडा। एनेलिडा के ये एग्जाम्पल्स होते हैं नेरीज, फेरेटिमा। फेरेटिमा अर्थवर्म होता है। हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच होती है, ऐसी जोंक होती है जो ब्लड को सक करती है ये, ठीक है। फेरेटिमा पोस्टुमा अर्थवर्म का एग्जाम्पल होता है। इसके स्पेशल फीचर में बेटा पैरापोडिया आते हैं। पैरापोडिया कहाँ मिलते हैं? एक्वेटिक एनालिड्स में। एक्वेटिक एनालिड्स कौन होते हैं बच्चों? जो एक्वेटिक पानी में रहते हैं, है ना। पानी में रहने वाले आपके पास एक्वेटिक एनालिड्स होते हैं। आप मुझे बताएंगे कि ये एनालिड्स जो पानी में रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं एक्चुअली ये, है ना। क्योंकि केचुआ तो हमने ज़मीन पे भी देखा है, किसानों का दोस्त होता है ना केचुआ, फ्रेंड ऑफ फार्मर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, क्यों कहते हैं इसको किसानों का दोस्त, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये जो फ्रेश वाटर में मतलब वाटर जो होता है एक्वेटिक में भी मिलते हैं ये, और टेरेस्ट्रियल भी मिलते हैं। तो आप मुझे बताएंगे ये जो 3 एग्जाम्पल्स इस एनसीईआरटी में भी 3 ही दिए हुए हैं, इन तीनों में से एक्वेटिक कौन है और टेरेस्ट्रियल कौन है? और एक्वेटिक में बच्चे फ्रेश और मरीन वाटर आता है, फ्रेश कौन है, मरीन कौन है, ये आप प्लीज़ मुझे बताएंगे, ठीक है जी। एंड साथ में बच्चे पैरापोडिया यहाँ पर मिलते हैं एक्वेटिक एनालिड्स के अंदर। साथ ही में नेफ्रीडिया जो होता है ना, वो क्या मिलता है? एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए नेफ्रीडिया मिलते हैं एनालिड्स में। डायग्राम आप देखेंगे ज़रा सा आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड नेरीज एंड दिस इज कॉल्ड हिरुटिनेरिया। हिरुटिनेरिया ब्लड सकिंग लीच होती है, खून चूस लेती है तुम्हारा अगर तुम्हारे पास छोड़ दिया जाए इसे तो, ठीक है जी। साथ ही में हमारे पास में जो आर्थ्रोपॉड्स होते हैं बच्चे, आर्थ्रोपॉड्स में आपको दिखाई दे रहे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स होते हैं यहाँ पर। एपीज, हनी बी मिलती है यहाँ पर, हनी बी का नाम एपीज इंडिका होता है। बॉम्बिक सिल्वकॉर्म मिलता है, लेसिफर लैक इंसेक्ट। वेक्टर होते बेटा एनाफिलीज, मच्छर जो होता है ना ये वेक्टर होता है। क्यूलेक्स एंड एडीज ये भी मच्छर होते हैं आपके। ग्रेगेरियस पेस्ट जो होता है, ग्रेगेरियस पेस्ट लोकस्ट बोलते हैं। लिमुलस किसको किंग क्रैब बोलते हैं, लिविंग फॉसिल होता है ये, ठीक है। तो ये बिल्कुल रट लेने एग्जाम्पल। लार्जेस्ट फाइलम है ये, ठीक है, ये याद कर लेना है। इसके स्पेशल फीचर में बच्चों गलती से ये आपका उसी का ही स्पेशल फीचर आ गया, डोंट वरी, इसको कट कर सकते हैं अपन। तो आर्थ्रोपॉड के अंदर जो है बच्चों आपको इस तरीके से मिल जाएगा। आर्थ्रोपॉड को आर्थ्रोपॉड क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इनके पैर अपेंडिजीज जो होती हैं वो
जुड़ी हुई होती है, जॉइंटेड होती है, दैट इज़ वाई हम इसको आर्थ्रोपॉड्स बुलाते हैं, जॉइंटेड लेग्स होते हैं इनमें, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में सबसे ऊपर आपको लॉकस्ट दिखाई दे रहा है ए पर, फिर ये आपको बी पर दिखाई दे रहा है बच्चों बटरफ्लाई, सी पर आपको दिखाई दे रहा है क्या, किंग स्कॉर्पियन, ठीक है, ये स्कॉर्पियन आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आपको प्रॉन झींगा होता है बच्चों, झींगा जो कई लोग खाते भी हैं, प्रॉन खाते भी हैं, तो वो प्रॉन आपको दिखाई दे रहा है। ये आर्थ्रोपॉड्स के बारे में बातें हो गई बच्चों। आर्थ्रोपॉड्स में आपको एक बात याद रखनी है, मालपीजियन ट्यूब्यूल क्या होती है, एक्सक्रीशन के लिए, गॉट इट। मोलस्का की बात करें, मोलस्का में काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। सबसे पहली बात, ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है ना। इसकी बॉडी के अंदर जो होता है ना बच्चों, इसकी बॉडी जो होती है, इसके अंदर मेंटल मिलता है, याद आ रहा है, मेंटल, दिमाग से मेंटल नहीं, मेंटल स्किन की लेयर होती है पतली सी, है ना, तो इसके पास में वो मिलती है, मेंटल कैविटी मिलती है, राइट, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। पाइला इसका एग्जाम्पल, एप्पल स्नेल इसको बोलते हैं, पिंक टाडा पर्ल ऑयस्टर होता है, सीपिया कटल फिश होता है, लॉलीगो स्क्विड होता है, ऑक्टोपस डेविल फिश होती है, एप्लाइशिया सी हेयर होता है, डेंटेलियम टस्क शेल होता है, कीटोप्लूरा काइटन होता है। मैडम याद कैसे होंगे ये भी बता दो, याद कैसे होंगे, मुझे भी नहीं होते थे यार, मैं तुमको बता रही हूँ ना, मतलब मुझे लिटरली एग्जाम्पल्स याद नहीं होते थे। मैं पता क्या करती थी, मैं ऐसे याद करती थी कि रोज़ मैंने ठान रखा था कि एक फाइलम के एग्जाम्पल्स रट लेने हैं, एक फाइलम के आज सारे एग्जाम्पल्स रट लेने हैं। ऐसे धीरे धीरे करके जोड़ जोड़ के कड़ी से कड़ी ना मैंने याद किया यार, ऐसे याद नहीं होंगे, एक साथ लेकर इस चैप्टर को बैठोगे कभी याद नहीं होगा पूरा ये चैप्टर, ठीक है। तो अगर तुमको ये चैप्टर थोड़ा कम समझ में आता है, या समझ में तो तुम्हें सब कुछ आता है, बस याद नहीं होता तुमसे, तो वो याद अगर तुम्हें थोड़ा कम रहता है तो डोंट वरी, इसको टाइम दो। कुछ चीज़ें टाइम मांगती है बच्चों, है ना, कुछ चीज़ें टाइम मांगती है ठीक होने के लिए, तो उनको टाइम दे देना चाहिए, इसको टाइम दो। ऐसा नहीं कि बस छोड़ के किताब बंद करके छोड़ दिया, मैडम ने कहा टाइम दो, नहीं, टाइम मतलब रोज़ तुम 15 मिनट निकालोगे, हर एक फाइलम के एग्जाम्पल याद करोगे, तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। बार बार हनुमान चालीसा की तरह बोलते रहोगे ना, याद हो जाएगा। स्पेशल फीचर रेडुला मिलता है, रेडुला एक घिसने वाला ऑर्गन होता है जो इनके अंदर मिलता है, ठीक है जी। ये देखिए आप देख पा रहे हैं, पाइला का डायग्राम दे रखा है यहाँ पर, और एक यहाँ पर ऑक्टोपस डेविल फिश का एग्जाम्पल दे रखा है। पाइला को एप्पल स्नेल कहते हैं, एप्पल की स्नेल। इकाइनोडर्मेट्स की बात करी जाए तो इकाइनोडर्मेट्स क्या होते हैं बच्चों, इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं बच्चे, इनकी सरफेस नुकीली होती है, कैसी होती है, नुकीली, इकाइनस नुकीली सरफेस होती है, इसलिए इसको इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। इसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम मिलता है, WVS मिलता है, स्पेशल फीचर है इसका, ठीक है। एस्टेरियास स्टारफिश इसका एग्जाम्पल है, इकाइनस सी अर्चिन इसका एग्जाम्पल है, सी लिली इसका एग्जाम्पल है, सी क्यूक्यूम्बर इसका एग्जाम्पल है, क्यूक्यूमेरिया बोलते हैं, सी लिली एंटीडॉन, इकाइनस सी अर्चिन होता है, एस्टेरिया स्टारफिश होता है, ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार होता है, क्यूक्यूमेरिया सी क्यूक्यूम्बर होता है। अगेन बार बार जितनी बार रिपीट कर सकते हो कर लो बच्चों, करना ही पड़ेगा, ठीक है। नंबर 1 पे आपको डायग्राम दिख रहा है स्टार फिश का, नंबर 2 पे आपको दिख रहा है ऑफ्यूरा का, गॉट इट। चलिए जी, हाँ जी बच्चों, अगर आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए है ना, एकदम डिटेलिंग में एक्सप्लेनेशन चाहिए है, तो आप सर्च करेंगे एनिमल किंगडम क्लास 11th एकता सोनी, तो आपको मिल जाएगा इसके सारे लेक्चर्स, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक मैंने 5 लेक्चर या 6 लेक्चर में इसको कंप्लीट करवा रखा है। दैट इज़ अ वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, प्योर NCERT बेस्ड कंटेंट, यू कांट इवन फाइंड एनीवेयर एल्स, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं अगर आपको चैप्टर फिर भी डिटेलिंग में समझना है तो, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर योर रिवीजन पर्पस, ओके। जिस बच्चे को ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता है वो रिवाइज करना चाहता है ना, खाली टाइम में बैठकर 2x पे चला के रिवाइज कर लो, ऐसा वो वाला रिवीजन है ये, ठीक है। इकाइनोडर्मेट के एग्जाम्पल, अच्छा जी इकाइनोडर्मेट नहीं है ये कौन है, हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल होता है बच्चों बेलेनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस। हेमिकॉर्डेट के अंदर जो स्पेशल फीचर होता है, क्या होता है बच्चों, क्या होता है, हेमिकॉर्डेट में बच्चों प्रोबोसिस ग्लैंड मिलती है, कॉलर मिलता है, ट्रंक मिलता है। इसकी बॉडी के 3 हिस्से होते हैं, प्रोबोसिस सबसे ऊपर वाला, कॉलर नीचे वाला, ट्रंक सबसे नीचे वाला होता है, ठीक है जी। इस तरीके से आपको मिलता है। हेमिकॉर्डेट जो होता है ना बच्चों, पहले इसको कॉर्डेटा में रखा जाता था, लेकिन बाद में इसमें थोड़े बहुत फीचर्स नॉन कॉर्डेट के आने लग गए, इसलिए इसको उठा के एक नया ही फाइलम बना दिया हेमिकॉर्डेट, ठीक है। ये आधे कॉर्डेट्स जैसे ही होते हैं, कि 2 एग्जाम्पल्स होते हैं, दोनों एग्जाम्पल्स अपन याद कर लेंगे, ठीक है जी।
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। ये क्या है डिफरेंस? यार देखो, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेटा में डिफरेंस जो होता है ना, ये एनसीईआरटी का डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्डेट को हम कॉर्डेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड होती है। नॉन कॉर्डेट को नॉन कॉर्डेट क्यों कहते हैं? क्योंकि नोटोकॉर्ड नहीं होती है। यार कॉर्डेट में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, वो डोर्सल होता है। ध्यान देना ज़रा सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जब हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि नर्वस सिस्टम के बारे में। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर है ना क्लास 11th का, वहाँ देखेंगे। वहाँ पर मैं आपको सीएनएस के बारे में बताऊंगी। सीएनएस में यार हमारे सीएनएस में ब्रेन भी होता है और स्पाइनल कोड भी होती है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड दोनों को मिला के अपन सीएनएस बोलते हैं। तो सीएनएस जब हमारे ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो तुम सोचो हमारी स्पाइनल कोड कहाँ है? कई बच्चों को तो यही नहीं पता स्पाइनल कोड क्या है। बच्चा, जो हमारा ब्रेन होता है ना, ये ब्रेन, ठीक है, इस ब्रेन से पीछे की साइड में एक छोटी सी पतली सी लाइन, पतली सी एक पाइप सा निकल रहा होता है, दैट इज अ स्पाइनल कोड। उसमें एक लिक्विड भरा हुआ होता है ना, वो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्पाइनल कोड घिरी हुई पता है किससे होती है? वर्टिबल कॉलम से, इस तरीके से, है ना। सुरक्षा देती है वर्टिबल कॉलम इसको। वर्टिबल कॉलम कौन? रीढ़ की हड्डी, है ना। तो मैं अगर घूम गई, ठीक है, माइक थोड़ा ले जाती हूँ साथ में। अगर बच्चों मैं घूम जाऊँ तो ये मेरा सिर है, ये मेरे सिर से निकलने वाली छोटी पाइप होती है। छोटी पाइप कौन सी होगी? यस बच्चों, वो छोटी पाइप होती है स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड से घिरे, स्पाइनल कोड को चारों तरफ से किसने घेर रखा है? दैट इज दी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी मतलब कौन? वर्टिबल कॉलम, ठीक है, दैट इज वाई वी आर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। डोर्सल होगा पीछे की साइड। हॉलो होता है बच्चों, हॉलो। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम खोखला होता है अंदर से। खोखला पाइप देखा है कभी? खाली बाहर से कवरिंग होती है, अंदर से सारा खाली होता है, खोखला पाइप। सिंगल होता है, एक ही होता है, डबल नहीं होता। नॉन कॉर्टेक्स में देखेंगे आप, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है, वेंट्रल साइड पे। ये वेंट्रल जो साइड होती है ना हमारी, ये जो वेंट्रल साइड होती है ना हमारी, यहाँ पर वेंट्रल साइड में वहाँ होता है सॉलिड होता है। सॉलिड का मतलब वो खोखला नहीं है अंदर से, वो उसके अंदर माल भरा हुआ है बच्चों, सॉलिड है वो, डबल भी होता है साथ में। फिर हम देखें कॉर्डेट्स के अंदर फेरिंग्स मिलते हैं बच्चों, गिल स्लिट्स मिलती हैं, परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। हमारे जो फेरिंग्स होता है ना, हमारा जो फेरिंग्स होता है, अगर आपने देखा तो कैसे ही होगा आपका जो फेरिंग्स होता है, दिस इज अ कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड फूड एंड एयर, राइट। फूड और एयर दोनों फेरिंग्स से होते हुए आती हैं। फिर फेरिंग्स जो होता है वो आगे जाके दो पाइप्स में डिवाइड हो जाता है। आगे की साइड ट्रेकिया निकलता है जो एयर पाइप होता है, पीछे की साइड आपका डोर्सल साइड में क्या निकलता है? फूड पाइप। कई बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि फूड पाइप वेंट्रल पे है, डोर्सल पे। इट इज़ इन डोर्सल साइड बच्चों। आगे की साइड में कौन है? ट्रेकिया। तो आगे की साइड हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, पीछे की साइड से हमारा, मतलब पीछे की साइड ऐसे नहीं कि बिल्कुल पीछे, जस्ट आगे ट्रेकिया है तो इसके जस्ट पीछे कौन होता है? हमारा फूड पाइप। फूड पाइप से फिर निकलते डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स जो कॉमन पाथवे है, उस पर छोटे छोटे गिल स्लिट्स होते हैं। स्लिट्स का मतलब होता है बच्चों दरारें, मतलब हमारे ये ऐसा शो करती है कि हमारे अंदर भी पहले गिल्स पाए जाते थे, तो ये गिल स्लिट्स पाए जाते हैं हमारे अंदर। परफोरेटेड मतलब छेद होते हैं उनके अंदर, पोर्स होते हैं। तो फेरिंग्स परफोरेटेड होती है, गिल स्लिट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर बच्चों गिल स्लिट्स नहीं होते। और दिस इज द मेजर रीजन बच्चों, मैंने आपको बताया था, गिल स्लिट्स का पाया जाना इज अ फीचर ऑफ कॉर्डेट्स, लेकिन ये सेम फीचर गिल स्लिट्स का पाया जाना यहाँ पर भी मिलता है। और ये एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि हेमी कॉर्डेट्स की थोड़ा इक्वल क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, दैट इज वाई, ठीक है। गिल स्लिट्स इसीलिए होते हैं बच्चे, क्योंकि गिल स्लिट्स जो होता है ना, इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये क्या होते हैं, कॉर्डेट्स की थोड़ा इक्वल होते हैं। हार्ट हमारा वेंट्रल साइड में बच्चों, हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में वेंट्रल साइड में है और डोर्सल साइड में है। सोचो ज़रा, हमारा हार्ट जो होता पीछे की साइड होता, ठीक है। तो क्या होता बच्चों, वैलेंटाइन डे पर कैसे बोलते हो तुम मेरे दिल पे हाथ रख के उसकी धड़कनें सुनो, तो दिल पे हाथ कहाँ ऐसे ऐसे रखवाते पीछे हैं, कितना अजीब लगता, ऐसे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ये हार्ट, हाय हाय, ये वाला सीन बच्चा ऐसे होता है ना, ये हाय हाय ऐसा थोड़ा ना होता है ना। इसीलिए बच्चों हार्ट हमारा वेंट्रल साइड पे है, और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं इनका डोर्सल साइड पे है। डोर्सल साइड पे कैसे? जिनके पास है उन्हीं का डोर्सल साइड पे। नॉन कॉर्डेट्स में हमने इतने सारे फाइलेम्स देखे, सबके पास डोर्सल, सबके पास हार्ट नहीं होता, कुछ के पास होता है।
हमारे पास में बच्चे एक पोस्ट एनल पार्ट होता है जिसको टेल बोलते हैं। दैट मीन्स कि हमारी जहाँ एनस आती है ना, एनस जो लास्ट में सबसे एंडिंग ओपनिंग होती है, एनस है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम की लास्ट ओपनिंग होती है एनस, उससे एक टेल निकलती है जिसको हम पोस्ट एनल टेल कहते हैं, जो हमारे अंदर होती है, यहाँ नहीं होती पोस्ट एनल टेल। ठीक है, बात करते हैं अब कॉर्डेटा की। यहाँ तक आपके नॉन कॉर्डेट्स खत्म होते हैं बच्चों, एकदम छोटे वे में, स्मॉल स्वीट वे में हमने इसको रिवाइज किया है, जस्ट रिवाइज। ठीक है, एनसीईआरटी खोल कर बैठे होंगे तो आपने स्पेशल फीचर्स सबके ज़रूर पढ़े होंगे, आई बिलीव दैट। ठीक है, हाँ जी, फाइलम कॉर्डेटा को हमने 3 सब फाइलम में डिवाइड किया है। एक होते हैं यूरोकॉर्डेटा, एक होते हैं सिफेलोकॉर्डेटा, एक होते हैं वर्टिब्रेटा। यार देखो, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा तो ठीक है, वर्टिब्रेटा जो होता है ना, इसको हमने और 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। एक सेक्शन है एगनेथा, एक सेक्शन है गनेथा। गनेथा मतलब जिसके पास जबड़े होते हैं, एगनेथा मतलब जिसके पास जबड़े नहीं होते हैं। वो कौन होते हैं? साइक्लोस्टोमेटा, जिनके पास जबड़े नहीं हैं। साइक्लोस्टोमेटा, स्टोमेटा का मतलब होता है पोर, साइक्लो मतलब गोल गोल, जिसका मुंह गोल होता है बच्चों, राउंड होता है, वो साइक्लोस्टोमेट्स कहलाते हैं। सेक्शन गनेथोस्टोमेटा के अंदर बच्चे हमारे पास 2 सुपर क्लास आती हैं, एक सुपर क्लास स्पाइसीज की, एक सुपर क्लास टेट्रापोडा की। स्पाइसीज में आपके पास 2 क्लासेस पढ़ेंगे आप, कॉन्ड्रिक्थीस एंड ऑस्टिक्थीस। टेट्रापोडा में सुपर क्लास पढ़ेंगे तो एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमल्स, ये आती हैं आपके पास। ठीक है जी, इस तरीके से। उसके बाद कॉर्डेट का डायग्राम देखेंगे तो आप देखोगे यार कॉर्डेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऊपर की साइड देखेंगे आप, डोर्सल साइड में आपकी नर्व कोड है, देख रहे हैं आप। नर्व कोड कहाँ है बच्चों? पीछे की साइड। नोटोकोड उसके जस्ट आगे है ना, तो नोटोकोड आगे की साइड में है, नर्व कोड पीछे की साइड में है। ठीक है जी, सो आपको बताना क्या है, आपसे कोई पूछे तो दिस इज द पोर्शन, ये कौन सा पोर्शन है? डोर्सल साइड। ये कौन सा है? वेंट्रल साइड। तो नर्व कोड और नोटोकोड कहाँ है? डोर्सल साइड पे। नोटोकोड नर्व कोड के विथ रिस्पेक्ट टू कहाँ है? वेंट्रल साइड में। और नोटोकोड के विथ रिस्पेक्ट टू नर्व कोड कहाँ है? डोर्सल साइड पे, है ना। तो इस तरीके से ये डोर्सल साइड में होती है। तो नर्व कोड सबसे पीछे, फिर नोटोकोड होती है, फिर उसके बाद में आपके पास वेंट्रल होता है। ऐसे याद कर लेती हूँ मैं इस डायग्राम को कि जो नोटोकोड होती है ना, वो नोट से रिलेटेड है। नोट मतलब पैसा, पैसे को सब छुपा के रखते हैं बच्चों, सबको एक्सपोज नहीं करते हैं, इसीलिए नर्व कोड ने इस नोट को छुपा के रखा है। यानी नर्व कोड पहले होगा, फिर नोटोकोड आएगा। पोस्ट एनल पार्ट जो होता है ये यहीं पर ही होता है, गिल स्लिट्स आपको यहाँ पर दिखेंगी। ये डायग्राम कॉर्डेटा का हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों यूरोकॉर्डेट एंड सिफिलोकॉर्डेट की। यूरोकॉर्डेट एंड सिफिलोकॉर्डेट, ये कॉर्डेटा की 2 क्लासेस होती हैं, राइट, 2 सब फाइलम हैं। हाँ जी बच्चों, यूरोकॉर्डेटा की बात करी जाए तो आप मुझे ये बताओ, यूरोकॉर्डेटा में एनसीईआरटी खोल रखी होगी आपने, आई बिलीव सो, कि यूरोकॉर्डेटा जो होते हैं बच्चे, इनके अंदर जो है लार्वा स्टेज जो बनता है वो थ्रू आउट द लाइफ रहता है या कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रहता है? हाँ जी बच्चों, थ्रू आउट द लाइफ रहता है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रहता है, वो बताएंगे ज़रा सा। यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल्स एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम होता है, एंड ब्रेकियोस्टोमा एम्फिऑक्सिस जो होता है ना, ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? किसका एग्जाम्पल है? ब्रेकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस और लेस्लिस्ट, ये है सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा के इस तरीके से आपके पास हो गया डायग्राम। आपको यूरोकॉर्डेटा में एसिडिया का एग्जाम्पल दे रखा है। फिर हम बात करते हैं बच्चों वर्टिब्रेटा की। वर्टिब्रेटा क्या है? एक डिवीजन। कई बार ऐसे भी पूछ लेंगे कि वर्टिब्रेटा डिवीजन है या क्लास है या सुपर क्लास है, ऐसे पूछ लेते हैं, तो हमें सबके लिए रेडी रहना है। वर्टिब्रेटा इज अ डिवीजन। फिर एगनेथा और गनेथा आ जाते हैं, है ना। एगनेथा के अंदर एक क्लास आती है साइक्लोस्टोमेटा। गनेथोस्टोमेटा में को 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, पीसीज एंड टेट्रापोडा। पाइसीज जो होती हैं इसकी 2 क्लासेस आती हैं, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज। टेट्रापोडा के अंदर बच्चे जो लिम्स बियर करते हैं, जिनके पास हाथ पैर होते हैं, वो टेट्रापोडा आते हैं। 2 हाथ 2 पैर, टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब पैर, जिसके पास 4 पैर हों। पैर मतलब पैर वाले पैर नहीं, हाथ पैर दोनों को मिला के। पाइसीज के अंदर फिन्स होते हैं बच्चों। फिन्स मछलियाँ जो होती है ना, मछली जल की रानी है, इसके पास बच्चों इस तरीके से फिन्स होते हैं। वाह मैम, क्या मछली बनाई है क्या करें बेटा, हिडन टैलेंट है, हिडन टैलेंट। एक टैलेंट है बच्चों, है ना, ये एक टैलेंट है, सबसे नहीं होता है।
ठीक है जी। साइक्लोस्टोमेटा की बात करें तो यार देखो, साइक्लोस्टोमेटा के बारे में बखान थोड़ा सा करते हैं जरा सा। साइक्लोस्टोमेटा क्या होता है? क्या हो गया भाई, क्या करें बच्चों, गर्मी लग रही है। थैंक यू 1 सेकेंड एक बार मुझे झेलने के लिए, है ना। 1 मिनट रुको, नहीं हो रहा, छोड़ो। चलिए बच्चों, एक बार बताएंगे मुझे कि साइक्लोस्टोमेटा जो होता है इसमें क्या होता है। साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं ना बच्चों, ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, है ना। कुछ फिशेस के ऊपर मछलियां दिखेंगी नहीं कि उसकी स्किन के ऊपर जाके बैठ जाएंगी। एक्टोपैरासाइट बाहर की साइड से पैरासाइट होते हैं, उसकी सरफेस से ये न्यूट्रिशन लेते हैं। इलोंगेटेड बॉडी होती है बेटा इनकी। बॉडी आप देख पा रहे कितनी लंबी है भाई, इतनी लंबी बॉडी है। 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स के होते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए, याद करना है। 6 से 15 पेयर होते हैं गिल स्लिट्स के, है ना। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ज़रा सा देखना, ज़रा सा ये 6 से 15 गिल स्लिट्स आपको दिखाई देती हैं। किसके लिए होती है? रेस्पिरेशन के लिए। साइक्लोस्टोमेटा के पास में बच्चों एक माउथ होता है जो कि सर्कुलर होता है, इसीलिए इसको साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का मतलब पोर होता है ना, जैसे हम प्लांट्स में बात करते हैं उनमें स्टोमेटा होता है, छेद ही तो होता है। तो इनमें भी माउथ क्या है? छेद होता है, गोल होता है, इसीलिए साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स। स्केल्स नहीं होता भाई, स्केल्स नहीं होता। जनरली मछलियों में स्केल होता है इसकी सरफेस के ऊपर, यहाँ पे ऐसे ऐसे स्केल्स होते हैं, ये स्केल्स नहीं होते इसके अंदर, ठीक है। पेयर्ड फिन्स होते हैं बच्चे, पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते, क्योंकि देखो ये झूठी मछलियाँ होती हैं, फॉल्स फिश बोलते हैं हम इनको, फॉल्स फिश। क्यों बोलते हैं फॉल्स फिश? क्योंकि जो ट्रू फिश होती है ना बच्चों, उसके अंदर हमेशा पेयर्ड फिन्स होते हैं। लेट्स सपोज ये फिश है, बहुत ही घटिया फिश है, बट मान लो कि ये तुम्हारे पास में ये एक फिन आ गया, ये एक फिन आ गया, तो ये पेयर्ड है। ये आगे की तरफ एक फिन है तो पीछे की तरफ भी सेम जगह पे एक फिन है, ये पेयर है, ये जोड़ा है फिन का। लेकिन यहाँ पर बच्चों आप देखोगे तो खाली ये एक फिन है, एक फिन है, इसके बदले में यहाँ फिन और नहीं है, तो यहाँ पर पेयर्ड फिन नहीं होते। डिवॉइड ऑफ स्केल्स होता है ये। साथ ही में क्रेनियम और वर्टिबल कॉलम जो होते हैं वो कार्टिलेजिनस होते हैं, है ना। इनका जो क्रेनियम मतलब होता है कपाल, खोपड़ी, इनकी खोपड़ी और इनका वर्टिबल कॉलम इनके पास होता है ज़रूर है, बट वर्टिबल कॉलम और क्रेनियम दोनों कार्टिलेज के बने होते हैं, बोन के नहीं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का ही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोज टाइप का ही मिलता है बच्चों। सर्कुलेटरी साइक्लोस्टोमेटा मरीन होते हैं, बट कभी अपने माइग्रेट कर जाते हैं फ्रेश वाटर में। जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है ना, तब ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं। फ्रेश वाटर में जाकर ये क्या करते हैं? अपने आप को मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं अपना। जैसे ये आफ्टर स्पॉनिंग बोलते हैं इसको, रिप्रोडक्शन जैसे ही कर लेते हैं, उसके बाद थोड़े ही दिनों बाद ये मर जाते हैं फ्रेश वाटर के अंदर, है ना। उसके बाद में बच्चों मेटामॉर्फोसिस, उनकी जो लार्वा होती है वो आफ्टर मेटामॉर्फोसिस ओशन में आ जाती है। लार्वा क्या करती है? मेटामॉर्फोसिस करती है, मतलब लार्वा जो है अडल्ट में चेंज हो जाएगी। कहाँ पर? फ्रेश वाटर में, क्योंकि फ्रेश वाटर में तो आई थी लार्वा, है ना। फ्रेश वाटर में तो नया नया रिप्रोडक्शन हुआ था, वहाँ पे फ्रेश वाटर में थोड़े दिन रहा वो, और वो मर गया अपने बच्चे को छोड़ के, तो वो बच्चा फ्रेश वाटर में ही है। अब वो फ्रेश वाटर के अंदर अपना मेटामॉर्फोसिस करेगा, एडल्ट बनेगा, फिर फ्रेश वाटर से निकलकर वापस वो ओशन में आ जाएगा। लार्वा से एडल्ट का चेंज होना बच्चों ये कहलाती है मेटामॉर्फोसिस, तो प्लीज़ इसको कंफ्यूज ना करें, ठीक है। हाँ जी, ये है स्पाइसीज का आप देख सकते हैं कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज में क्या डिफरेंस है। कॉन्ड्रिक्थीज आप देखेंगे ये इनका कॉन्ड्रिक्थीज हम इसको बोलते हैं, क्योंकि कॉन्ड्रिक वर्ड जो आता है ना बच्चों, ये हमेशा किसके लिए यूज़ होता है? ये कार्टिलेजिनस फिश के लिए यूज़ होता है। जिस फिश का कंकाल जो होता है ना वो कार्टिलेज का बना होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ऑस्टिक्थीज को बेटा ऑस्टिक्थीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका कंकाल बोन का बना है, ये बोनी फिशेज होती हैं, ठीक है। ये मरीन वाटर में रहने वाली स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब होती है आगे से इसकी बॉडी नुकीली, ऐसे नुकीली क्यों? क्योंकि पानी की जो धाराएं आती हैं उसको काट कर इसको बहना है बच्चों, पानी की धारा के विपरीत बहना है, इसको काट के बहना है। स्ट्रीमलाइन बॉडी होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये आराम से तैर सके, है ना, स्विमिंग कर सके बच्चों, ठीक है। इसके बाद में बच्चे ऑस्टिक्थीज में भी देखेंगे, मरीन वाटर में भी रहती है और फ्रेश वाटर में भी रहती हैं और स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। कॉन्ड्रिक्थीज में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, इनमें बोनी एंडोस्केलेटन होता है। इनमें गिल स्लिट्स 5 से 7 पेयर होती है बेटा, विदाउट ओपरक्यूलम, कोई ओपरक्यूलम नहीं होता। और यहाँ पर 4 पेयर होती हैं गिल्स और ओपरक्यूलम प्रेजेंट होता है। ओपरक्यूलम क्या होता है? गिल स्लिट्स को ढकने वाला एक चीज़ होती है ओपरक्यूलम। ढकने के लिए गिल स्लिट्स को ओपरक्यूलम प्रेजेंट होना चाहिए, जो ओपरक्यूलम वहाँ नहीं होता। कहाँ? कॉन्ड्रिक्थीज में। ऑस्टिक्थीज में ओपरक्यूलम मिलता है।
एलिमेंट्री कैनाल बच्चों एक क्लोका में ओपन होती है। क्लोका क्या होता है ना, क्लोका से यार जो आपका रिप्रोडक्शन पोर्शन होता है ना, मतलब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो आपका क्या बोलते हैं उसको, बाहर निकालने के लिए कोई एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उसको, है ना। साथ ही में जो आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको बाहर निकालने के लिए एक कॉमन छेद होता है जिसको क्लोका कहते हैं, है ना। रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब, मेरा मतलब है जैसे कि मेल पार्ट में सीमन होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वो एक क्या है, उसको मैं बोल नहीं पा रही हूँ, क्या बोलते हैं उसको, है ना। तो जैसे सीमन होता है उसको निकालते हैं, वैसे ही बेटा रिप्रोडक्शन के लिए भी एक यहाँ पर मटेरियल निकलता है, वो भी क्लोका से निकलता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी चीज़ें भी यहाँ से निकलती है, यूरिन भी यहीं से पास होता है, तो सब जगह से एक ही जगह से पास होता है, क्लोका यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जबकि यहाँ पर बच्चों ये एलिमेंट्री कैनाल कहाँ ओपन होती है, एनस में। यहाँ एनस होती है, जैसे हमारे पास एनस होती है वैसे ऑस्टिक में भी एनस होती है। एयर ब्लेडर जो होता है बच्चों यहाँ पर नहीं होता, कॉन्ड्रिक थीस के अंदर एयर ब्लेडर नहीं होता, इनकी बॉडी में एयर ब्लेडर नहीं होता। लेट्स सपोज कि आपकी मछली होती है, बहुत गंदी मछली है ना बच्चों, बहुत गंदी, इनमें अगर एयर ब्लेडर प्रेजेंट होगा तो इनमें हवा भर जाएगी। एयर ब्लेडर का मतलब है एयर सैक, एयर सैक नहीं मतलब हवा भरने के लिए थैले ही होते हैं। अगर मान लो इसमें हवा भर जाए तो इसकी वजह से, हवा की वजह से इसको बायंसी मिलेगी और पानी के ऊपर तैरता रहेगा ये। लेकिन अगर ये एयर ब्लेडर नहीं होंगे तो पानी, हवा भरेगी किस में, एयर ब्लेडर नहीं है, इसीलिए बच्चों ये डूबने से बचने के लिए खुद को तैराते रहते हैं, हर टाइम बस तैरते ही रहते हैं, ये हर टाइम तैरते रहते हैं, रुक नहीं सकते हैं ये। तो इसलिए एयर ब्लेडर नहीं होता, इसलिए ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरती रहती हैं, और अगर ये तैरेंगी नहीं तो ये डूब सकती हैं। एयर ब्लेडर यहाँ होता है बच्चों ऑस्टिक थीस में, ये डूबने, इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, इनका ये है कि भाई हम रुक भी जाएंगे ना तो भी कोई टेंशन नहीं है, हम डूबेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास एयर ब्लेडर है ना, बायंसी देगा हमें वो। हार्ट इनका 2 चैम्बर होता है बेटा, इनका हार्ट 2 चैम्बर होता है। 2 चैम्बर में कौन से चैम्बर होते हैं, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल। पोइकिलोथर्मिक होते हैं, पोइकिलोथर्मिक का मतलब वो होता है जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना टेम्परेचर खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनकी बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू दी बाहर का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। लेट्स सपोज बाहर अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो बॉडी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री पे ही आ जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। बॉडी का बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री है तो बॉडी का भी 50 पे आ जाएगा। लेकिन जो होम्योथर्मिक होते हैं ना, एक होते हैं पोइकिलोथर्मिक और एक होते हैं होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक हम लोग हैं, हम लोगों के बॉडी का टेम्परेचर फिक्स्ड है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, अब बाहर अगर मान लो 0 डिग्री भी होगा ना तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर 0 डिग्री गिरेगा नहीं। हाँ, मेरी बॉडी को ठंड ज़रूर लगेगी क्योंकि बाहर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठंड लगेगी। दैट मीन्स कि मैं ऐसे शिवरिंग करूँगी, हाथों को ऐसे गर्म करूँगी, है ना, हीटर के पास बैठूंगी, तो इस वजह से ये काम करके मैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो कम पड़ रहा था उसको बढ़ा लेती हूँ, ठीक है। और मान लो कि बाहर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि मैंने अभी अभी किया यार कि 50 डिग्री टेम्परेचर मान लो है, इस रूम का टेम्परेचर तो 50 डिग्री नहीं है, बट हाँ इस रूम की टेम्परेचर में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है, थोड़ा सा गर्मी लग रही है मुझे, तो इसलिए मैंने कोशिश करी एसी को थोड़ा सा एसी को मैं थोड़ा सा मैनेज कर लूँ ताकि मुझे गर्मी ना लगे। तो एसी को मैं मैनेज कर रही हूँ, मेरी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ी ना मैं चेंज कर रही हूँ एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, है ना। मैंने क्या किया, एसी चलाया, कूलर चलाया, पंखा चलाया, इससे मैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रख रही हूँ, ठीक है। या पसीने आते हैं हमारी बॉडी से, तो पसीना क्या होता है, पसीने के ऊपर जब हवा लगती है ना तो बहुत ठंडा ठंडा फील होता है ना, इसलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है। बाहर की वजह से हमारा टेम्परेचर भी थोड़ा अप होने लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे डाउन होता है, 37 पे आ जाता है। तो 37 से ना तो ऊपर जाता है हमारा टेम्परेचर ना नीचे जाता है, अगर ऊपर चला गया तो तुम्हारा फीवर हो जाती है बच्चों, ठीक है। ये हम होम्योथर्मिक होते हैं, होम्यो मतलब सेम, थर्मिक मतलब टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है इसलिए हम होम्योथर्मिक कहलाते हैं। और पोइकिलोथर्मिक मतलब जिनका टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। हाँ जी, कॉन्फ्लिक्ट थीस की बात करें तो सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। मेल के पास में पेल्विक फिन्स होते हैं, पेल्विक फिन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मेल पार्ट होगा, पेल्विक फिन्स होंगे, पेल्विक फिन के ऊपर क्लैस्पर्स होते हैं। सेक्सेस इनमें भी सेपरेट होते हैं, बट इनमें क्लैस्पर्स वगैरह या पेल्विक फिन जैसा कुछ होता नहीं है। टफ स्किन होती है इनके पास में विथ माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स। अब इनके पास में यार इनकी जो स्किन देखोगे ना, इसके ऊपर छोटे 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 स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको प्लेकॉइड स्केल बोलते हैं। और इनकी स्किन जो होती है ना, इसमें
जो है स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, बट वो प्लेकॉइड नहीं, साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं, क्या बोलते हैं, स्केल्स होते हैं। ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है बच्चों। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और अंदर हो रहा है तो बॉडी, नया जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो अंदर ही बन जाएगा, वीवी पेरस। वीवी पेरस का मतलब है न्यू यंग वन को बर्थ दिया जाता है तो वो वीवी पेरस कहलाता है। ओवी पेरस मतलब जो एग रिलीज करता है वो ओवी पेरस कहलाता है। तो ऑस्टिक थीज एग रिलीज करती है ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रखती हैं, ओवी पेरस कहलाती है। इनकी सबसे खास बात ये है कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर टॉर्पीडो में हमेशा इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं। ऐसी कॉन्ट्रैक्ट थी जिसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन हो तो वो क्या कहलाती हैं, टॉर्पीडो। जिसमें पॉइजन स्टिंग हो जो वो कहलाती है ट्राइगॉन। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल देख रहे हैं बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट थीस के स्कोलियोडॉन, डॉग फिश आती है प्रिस्टिस, सॉ फिश आती है कार्केरोडॉन, ग्रेट वाइल्ड शार्क आती है व्हाइट शार्क। मरीन के अंदर देखेंगे हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स होता है ऑस्टिक थीस, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, फ्रेश वाटर लेबियो रोहू होता है कतला, क्लेरियस मांगूर मछली होती है। या आप डायग्राम देख के आपको कुछ फीचर्स बता सकते हैं कि भाई बताओ इस डायग्राम के अंदर ये कौन सी मछली है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट थीस है या ऑस्टिक थीस। अगर कॉन्ट्रैक्ट थीस होगी तो उसके फीचर्स पूछेंगे कि क्लास पर मिलते हैं कि नहीं मिलते, तो डायग्राम देखकर पहले तो ये पहचानो कि कॉन्ट्रैक्ट थीस है कि नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट थीस में मिलते हैं क्लास पर। तो जब आपको ये समझ में आ जाए कि ये कॉन्ट्रैक्ट थीस है तो आप बोल दो कि हाँ भाई क्लास पर होंगे। ठीक है, ऐसे डायग्राम्स आप ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं डायग्राम बेस्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं ARAM की, है ना, एराम या आराम की बात करते हैं। आ जाओ बच्चों, है ना, खत्म होने वाला है चैप्टर तो ध्यान से सुनिएगा मुझे बिल्कुल। चलिए, अब एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस जो होते हैं बच्चों दो जगह पर, पानी में भी रहेंगे ज़मीन पे भी रहेंगे, इसलिए एम्फीबियंस बोला गया है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट। रेप्टिलिया जो होते हैं बच्चों वो ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, ज़मीन पे ही रहते हैं। एवीज जो होते हैं इनमें फेदर्स प्रेजेंट होते हैं फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए। मैमल्स के अंदर जो होता है मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं ये मैमल्स, और कुछ ही इसमें से उड़ सकते हैं, है ना। और क्योंकि देखो मैमल्स में हम लोग आते हैं, हम लोग क्या उड़ सकते हैं, क्या उड़ सकते हैं तो कितना अच्छा रहता है ना। एग्ज़ाम देने की बारी आती या मैडम हमें डांट रही होती क्लास में या पनिशमेंट मिल रही होती तो मैं तो खिड़की से उड़ के भाग जाती, है ना। डोरेमोन का एक तो यार मुझे ना यार तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है एक्चुअली, है ना, ध्यान दो थोड़ा सा प्लीज़। यार तुमको ना डोरेमोन के अगर कोई गैजेट लेने का मौका मिले तो तुम कौन से गैजेट लोगे, है ना। मैं तो यार सोच रही हूँ कि डोरेमोन के गैजेट लेने का मौका मिले ना तो मैं एक तो एनीवेयर डोर लूँगी, एक मैं वो लूँगी, हेलीकॉप्टर बोलते हैं क्या उसे, क्या बोलते हैं, वो सिर पे लगा के वो उड़ जाता है ना डोरेमोन, और नोबिता भी अपनी खिड़की में से उड़ जाता है ना। उसकी मम्मी डांट मारती तो नोबिता खिड़की में से उड़ जाता है, ऐसे डोरेमोन भी करता है। तो मुझे भी यार ऐसे करना है, मतलब मेरा बहुत मन है ये गैजेट्स यूज़ करने का। और एक तीसरा गैजेट जो वो ब्रेड होती है ना उसकी, वो किताब पे लगा के वो ब्रेड को खा जाता है, जैसे सारा किताब में जो होता है ना वो सब याद हो जाता है। लेकिन उसके लिए वो हो जाता है यार कितनी ब्रेड खाएं ऐसे ना, सिलेबस ही ख़त्म नहीं होता। नीट का सिलेबस ही इतना ज़्यादा बच्चों, कितनी ब्रेड खा लोगे, तुम्हें फूड पॉइजनिंग और हो जाएगी इतना गिट लोगे तो। ठीक है, तो प्रॉब्लम बस यही है। तुम मुझे बताओ यार कमेंट करके तुम्हें डोरेमोन का कौन सा गैजेट चाहिए। मुझे तो ये 3 ज़रूरी चाहिए, ठीक है। इसमें से सबसे कम प्रायोरिटी मैं उस ब्रेड को दूंगी, बाकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मैं एनीवेयर डोर को दूंगी कि यार मैं थक गई और मैं एनीवेयर डोर खोलूँ और मैं सीधे अपने घर पे पहुंच जाऊँ, मुझे कहीं पे भी चलना नहीं पड़े, वॉक ना करना पड़े, है ना, ऐसा काम करूँ, ऐसा सीन है ना। चलो जोक्स अपार्ट, आगे बात करते हैं लिम्स की। लिम्स जो होते हैं हाथ पैर होते हैं बेटा, 2 पैर होंगे इनके पास भी 2 पैर होंगे। इनके पास में 4 लिम्ब जो होते हैं ना वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। इनके जो आगे वाले हाथ होते हैं वो पंख बन जाते हैं और पीछे वाले पैर ही रह जाते हैं। आगे वाले जो थे वो पंख बन गए। और यहाँ पे 2 पेयर ऑफ लिम्स मिलती हैं, 2 हाथ 2 पैर, आपको पता ही है। स्किन की बात करें तो मॉइस्ट स्किन होती है बेटा विदाउट स्केल नहीं होते हैं एम्फीबियंस पे, स्केल नहीं होते हैं। सोचो अगर स्केल होते एम्फीबियन की बॉडी पर तो ये मॉइस्ट कैसे होती, मॉइस्ट मतलब नमी वाली स्किन कैसे रहती। तो उस नमी वाली स्किन की वजह से बच्चों क्या होता है ना, ये जो हमारा मेंढक होते हैं ये अपना रेस्पिरेशन कर सकते हैं। रेप्टिलियंस जो होते हैं वो ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन होती है इनके पास में, स्केल होते हैं इनके ऊपर, ठीक है। इनकी स्किन जो होती है ड्राई होती है,
स्केल होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इनकी स्किन जो होती है एवीज की, इनके पास में इनकी स्किन ड्राई होती है, कहीं पे भी कोई ग्लैंड नहीं होती, पूरी बॉडी में सिर्फ एक ग्लैंड होती है। बच्चों कमेंट करो फटाफट कौन सी ग्लैंड होती है एवीज के अंदर, जो इसके पीछे की साइड प्रेजेंट होती हैं, जो इसके पंखों के अंदर जो फ्रिक्शन लगता है उसको कम करती हैं बच्चों। ऑयल ग्लैंड होती है क्या, जल्दी से कमेंट करो बच्चों। हाँ जी, लॉन्ग बोन्स होती है इनकी, बहुत लंबी लंबी बोन्स होती हैं। हॉलो एयर कैविटी, मतलब हॉलो बोन्स होती हैं, बहुत लंबी लंबी खोखली बोन्स होती हैं, और एयर कैविटी होती है ताकि वो आसानी से उड़ सके। मैमल्स जो होते हैं स्किन पोजेस हेयर, हमारे पास में स्किन पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं बच्चों, है ना। लड़कियां बहुत अच्छे से समझ पा रही होंगी, है ना। बहुत ज़्यादा हेयर, किसी के हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है, किसी के हेयर ग्रोथ कम होते हैं। लड़के भी खैर ट्रिमिंग करते ही हैं, ट्रिमर ला रखा होगा तुमने भी, ट्रिमर करते ही हो, है ना। हेयर्स जो होते हैं काफ़ी हमारी स्किन पे होते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स हमारे पास प्रेजेंट होती है, यही हमारी निशानी है बच्चों। मैमल्स की निशानी मेमोरी ग्लैंड का होना होता है। मेमोरी ग्लैंड आगे जाके मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। तो एक बच्चा जब माँ के पेट में होता है, जब बर्थ लेता है, बर्थ लेने के बाद में उस बच्चे को जो न्यूट्रिशन दिया जाता है वो माँ अपने दूध से देती है। उसके अंदर काफ़ी सारी एंटीबॉडी होती है। तो लगे तो यही बता दो कि माँ के दूध में जो फर्स्ट दूध होता है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या होता है, और उस दूध के अंदर क्यों बोला जाता है कि डॉक्टर बोलते हैं ना कि माँ का दूध पिलाओ बच्चे को, पहले 6 महीने माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस माँ के दूध में कौन सी एंटीबॉडी होती है बच्चों, जो बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है। कौन सी एंटीबॉडी होती है जो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है, बता दो कमेंट्स में। रेस्पिरेशन की बात करें तो इनमें गिल्स भी कर सकते हैं, लंग्स भी कर सकते हैं, और स्किन भी कर सकती है, ठीक है। अगर मान लो ये ज़मीन पे होंगे तो इसमें लंग्स काम में आ जाएंगे, और पानी में रहेंगे तो गिल्स काम में आ जाएंगे, क्योंकि यार ये दोनों जगह रहते हैं ना। स्किन जो होती है ना, मॉइस्ट स्किन, वो हेल्प करती है। यहाँ पर लंग्स होते हैं, लंग्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपके रेस्पिरेशन में हो जाता है। यहाँ देखेंगे बच्चों हार्ट की, एम्फीबियंस के हार्ट के बारे में बात करें तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब बेटा पॉइकिलोथर्मिक ही होते हैं। पॉइकिलोथर्मिक मतलब अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं। 3 चैम्बर्स होते हैं एम्फीबियंस के पास, 2 अट्रिया 1 वेंट्रिकल, ठीक है। रेप्टिलियस में भी 3 चैम्बर्ड ही होता है, बस खाली एक एक्सेप्शन आता है क्रोकोडाइल का, और यही आ गया था PYQ, है ना। 3 चैम्बर्ड हो गए कौन से, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। एवीज में 4 चैम्बर होते हैं बेटा, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। वार्म ब्लडेड होता है, वार्म ब्लडेड ये भी होगा और ये भी वार्म ब्लडेड ही होगा, ठीक है। वार्म ब्लडेड का मतलब बेटा होम्योथर्मिक्स जो होते हैं ना, क्या होते हैं, जो अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, होम्योथर्म्स वो होते हैं बेटा जो अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, चेंज नहीं होने देते। हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है क्या, नहीं होता। पॉइकिलोथर्म कोल्ड ब्लडेड होते हैं जो टेम्परेचर चेंज होने देते हैं, ये चेंज नहीं होने देते। ओविपेरस और विविपेरस की बात करी जाए तो ये ओविपेरस होते हैं एम्फीबियंस, ये ओविपेरस होते हैं, ये ओविपेरस होते हैं। लेकिन मैमल्स में विविपेरस भी हो सकता है, ओविपेरस भी हो सकता है। जनरली मैमल्स जो होते हैं वो विविपेरस होते हैं बच्चों, लेकिन एक ऐसा एक्सेप्शन होता है मैमल्स में जो ओविपेरस होता है, दैट इज प्लेटिपस। प्लेटिपस जो होता है वो ओविपेरस होता है, अंडे देता है। जनरली मैमल्स विविपेरस होते हैं, न्यू यंग वन को बर्थ देते हैं, अंडे नहीं देते। लेकिन प्लेटिपस अंडे देता है बच्चों, और उस अंडे में से नया प्लेटिपस निकलता है। मुबारक हो, आपके घर लड़का हुआ है, आपके घर प्लेटिपस हुआ है, ठीक है। एम्फीबियंस जो होते हैं ना, राना टिग्रीना, इसका एग्जाम्पल फ्रॉग है बच्चों, मतलब फ्रॉग का ही नाम होता है राना टिग्रीना। सैलामेंडर, हाइला इसका एग्जाम्पल होता है। कैमिलियन, क्रोकोडिलस, नाजा, कोलंबो, पेवो, ऑस्ट्रिच, और इसमें कैमल डॉग, ब्लू व्हेल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यार, बहुत सारे। आप NCERT खोलेंगे मिल जाएगा। एम्फीबियंस में देखें सैलामेंडर, टोड, राना टिग्रीना, हाइला, ये हाइला को ट्री फ्रॉग भी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, डायग्राम दे रखे हैं। रेप्टिलियंस की बात करेंगे तो आपको कैमेलियन दे रखा है, आपको क्रोकोडाइल दूसरा है, सी नंबर वाला किलॉन है, और नाजा है, नाजा 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 नाजा, है ना, वो वाला है बच्चों, ये विशैला सांप नाजा। एवीज जो होते हैं इसमें नेफ्रॉन, ये होता है बेटा नेफ्रॉन, क्या है, गिद्ध बाज, है ना। ये है स्ट्रूथियो, है ना। साथ में बच्चे सिटिकुला, ये होता है पेवो, मोर। सिटिकुला मतलब तोता, तोते को सिटिकुला कहते हैं।
है ना। ये आगे बाद में बात करी मैमल्स में ऑर्निथोरिंकस होता है। ऑर्निथोरिंकस कुछ नहीं, प्लेटिपस होता है। ये मैमल होते हुए भी ओविपेरस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैक्रोपस कंगारू होती है। टेरोपस जो होता है फ्लाइंग फॉक्स होता है। बैलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल होता है बच्चों। ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ये आप एनसीईआरटी का टेबल है बच्चों, वो सेम टेबल है जो हमने अभी अभी कर लिया, सेम ही टेबल है। तो आप देखेंगे ज़रा, फाइलम है पॉरीफेरा, जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमेट्री वेरियस होती है अलग अलग टाइप की, या फिर आप बोल सकते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। एंड सिलोम की बात करें, एब्सेंट होता है, सिलोम नहीं होता, सेगमेंटेशन नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। बॉडी इनके पास पोर होते हैं, इसलिए ये पॉरीफेराज हैं। और इनमें कैलान होती है वॉल में, वाटर कैनाल सिस्टम मिलता है। ये सेम पूरा का पूरा टेबल तुम पढ़ लोगे ना यार, तुम्हें आ जाएगा। सेम सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा हमने अलग अलग पेज में पढ़ा था, अब तुम एक ही पेज पर सारा पढ़ लो। ये एनसीईआरटी से उठाया गया टेबल है, आप इसको एक बार नज़र मार लेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हर चीज़ मैंने डिस्कस कर ली है आपके साथ में बच्चों, ठीक है जी। इसी के साथ में बच्चों आपका ये लेक्चर होता है ख़त्म, जिसमें हमने पूरा का पूरा एनिमल किंगडम काफ़ी कम टाइम में रिवाइज कर लिया है। ये आपके शॉर्ट रिवीजन पर्पस से बनाई गई वीडियो है। अगेन मैं आपको बता दूं, अगर आप डिटेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे तो डिटेलिंग यहाँ पर नहीं मिलेगी इतनी ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं डिटेलिंग देने लगूंगी तो ये लेक्चर और भी ज़्यादा लंबा हो सकता है। लेकिन डिटेलिंग अगर आपको चाहिए है, किसी भी जगह की डिटेलिंग चाहिए, आप मेरे नाम से ये चैप्टर सर्च करेंगे, एनिमल किंगडम बाय एकता सोनी क्लास 11th, आपको मिल जाएंगे। इसकी प्लेलिस्ट पूरी की पूरी लेक्चर 1 से लेकर जितने भी लेक्चर हैं, साथ में PYQ डिस्कशन भी आपको मेरी तरफ से मिल जाएगा, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप सो कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। एंड मुझे यार एक चीज़ ज़रूर बता के जाना, डोरेमोन वाले 3 गैजेट जो तुम्हें चाहिए हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में मुझे बता के जाना, क्योंकि मुझे जो चाहिए थे ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मुझे जो चाहिए थे डोरेमोन के गैजेट्स, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल कॉमेंट्स में प्लीज़, एंड ये भी बताना वीडियो कैसा लगा, ठीक है। जब आप ये बताते हैं ना वीडियो बहुत अच्छा था, हमें बहुत हेल्प हुई, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। मेरा और मन करता है कि यार नहीं यार, मैं और मेहनत करूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वही बात है बच्चों, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में एनिमल किंगडम आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर। मैं आपको इसका PDF टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, तो प्लीज़ एक बार टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है उसका, ठीक है जी। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बाय बाय।